पाकिस्तान से जब भी कोई जहाज कनाडा लैंड करता है तो उसमें तकरीबन 25 से 30% जो है वो विजिटर होते हैं, विजिट वीजा पे गए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का वीजा लगता है, लेकिन सेम ही रेशो इसकी सक्सेस की भी है कि 25 to 30% लोगों का वीजा लगता है। बाकी लोगों को ऐड करते जाते हैं तो 5,000 प्लस हो, मतलब फैमिली ऑफ 4 है अगर तो $20,000 तो उसके पास होना चाहिए। हम इसको डबल कर लें, जो है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। दैट मैटर्स अ लॉट। ओह यस, दैट मैटर्स अ लॉट। इसमें थोड़ी सी है, ओके, टोटल नहीं है, ठीक है, 10 मिलियन 20-50 जो भी है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो उसने प्रूव नहीं किया। ओके, वो प्रूव नहीं कर सके। हाँ, और उस पे वो कनाडा तो कहती है टैक्स भी दो, राइट। तो उसको वो जस्टिफाई होना चाहिए कि वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं, और उस पर टैक्स भी जा रहा है बिजनेस से। वो सालाना सारी रिपोर्ट भी है, सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर ये सारे चेकलिस्ट को पूरे कोई कर देगा हाँ, तो उसका जो है वो रेट ऑफ एक्सेप्टेंस 90 पे चला जाएगा। जो 80% हमारा जो रिफ्यूजल रेट है उसमें आप सबसे बड़े कुछ फैक्टर्स क्या समझते हैं कि यार ये फैक्टर्स है जिनकी वजह से कि हमारा रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा है? कि अगले बंदे ने कहा होता कि भाई 13 तो पक्का हो जाना है, जब वो नहीं हो पाता तो उसके बाद फिर वो सबसे पहले डिसअपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाते हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी जिस किस्म की है वो भी उनको बातें करती है कि भाई तेरा तो हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, थिंग्स लाइक दैट। जब वो होता है तो वो और डीप डिप्रेशन में जाते हैं। जब डीप डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर जो उन बेचारों की जो एग्जिस्टिंग जिंदगी होती है वो भी खराब हो जाती है कंपैरेटिवली जो पहले चल रही होती है। तो स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू गो आउट, उनका क्या रिफ्यूजल रेट है? सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। करके बैठे होते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, वो ट्रांजिट पीरियड जो है हमारा ऐसा ही है जैसे कि हमारी ट्रेन आने वाली है, अब हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, कि अब ट्रेन में बैठ के हमने जाना है। तो ये सिचुएशन होती है, और ये मेरा ख्याल है सिर्फ विजिट में नहीं है, इसमें स्टूडेंट में नहीं है, ये सारे वीजों में लोगों, क्योंकि मैं तो अप्लाई कर रहा होता हूँ, बिल्कुल ऐसे तो लोग जो है वो सारा बैग वैग तैयार करके काम वाम छोड़ के बैठ जाते हैं, और हम उनको पहले से कह देते हैं कि आप ऐसा नहीं करें। अच्छा, यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज बेटर देन कॉलेज उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे कनाडा में मशहूर है कि यूनिवर्सिटी में सारे सीरियस स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, जो हमारी आबादी की रेशो आपका जो प्लस पॉइंट है ना, जो आपके प्रोफाइल में, अगर आप उसको अच्छे से हाईलाइट करें तो वो चीजें फिर थोड़ी सी शैडो हो जाती हैं, राइट। अब एक बंदे ने लॉ पढ़ा है और वो मेडिकल के कोर्स में मेडिकल के कोर्स में जा रहा है, राइट, तो डजंट मेक सेंस। हाँ, वेरी 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 हॉट टॉपिक आजकल तो बहुत ज्यादा। कई लोगों को इसमें भी डिफरेंस बताएं, क्योंकि ये बहुत गलतुल आम है कि वर्क परमिट और LMI एक ही चीज है। क्या ये एक ही चीज है? आप हमें इजाजत दें कि हम इनको बुलाएं। सर्विस कनाडा को वो ये कहते हैं। सर्विस कनाडा को, सर्विस कनाडा एक 5-6 सफ़ों का एक पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स होता है, वो उसमें आपका नाम होता है और वो कह देता है कि ठीक है जी आप एहसन साहब को बुला सकते। भाई कंपनी आपको फ्री वीजा देगी, फ्री टिकट देगी, फ्री रिहाइश देगी, फ्री सब कुछ देगी, यू जस्ट हैव टू अप्लाई। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कनाडा के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार है कि कनाडा मुझे फ्री में ले जाए, फ्री में रख ले और फ्री में जाके PR भी दे दे और फ्री ही सब कुछ करवा दे और मेरी जिंदगी को बिल्कुल बागो बहार कर दे? ऐसा कोई तरीकाकार है? इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलूंगा आपको कि या तो ये इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है, ओके, बिल्कुल ठीक, या फिर ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा तीसरा कोई आंसर नहीं है। ओके, यानी कोई प्रोविंशियल प्रोग्राम, कोई इस तरह की चीज डजंट मेक सेंस, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वहां इतने लोगों को रिफ्यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं टिकट भी देंगे। टिकट भी देंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे? जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पहले मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा बता दूं, हमने आज जिन गेस्ट को दावत दी है उनका नाम इकबाल साहब है। ये कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं, डायरेक्टर और फाउंडर हैं W2C INC के। उसका आई गिव द लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और इमिग्रेशन कंसल्टेंट प्रोग्राम ग्रेजुएट है एंडरसन कॉलेज टोरंटो से। उसके बाद रियल एस्टेट ग्रेजुएट हैं हम्बर कॉलेज टोरंटो से। इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो इनको बुलाने की ज़रूरत आज क्यों पड़ी? हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों का ये नीश नहीं है लेकिन आप इनको बुला लिया है, तो उसकी क्या वजह है? तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एज़ वी नो कि पाकिस्तान से आजकल के टर्मोइल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। जब टर्मोइल की सिचुएशन किसी भी कंट्री में पैदा होती है और लोग बाहर जाने लगते हैं, तो फिर उसके बाद जो फ्रॉडुलेंट पीपल होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जन्म ले लेती है। आजकल वही टाइम चल रहा है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ने जन्म ले लिया हुआ है और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें पाकिस्तानियों का बहुत नुकसान होता है। पाकिस्तानियों को जानी नुकसान उठाना पड़ता है, पाकिस्तानियों को माली नुकसान उठाना पड़ता है। जितने पैसे वो लोग खुद लगा के जेब से, और वो इस 2 नंबर तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। तो अगर उनको सही नॉलेज हो तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को करके उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए बाहर जा सकते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश करके, अपनी लिंग्विस्टिक्स को पॉलिश करके।
सेकेंडली आजकल यूट्यूब के ऊपर भी बहुत उस्ताद लोग बैठे हुए हैं जो लोग कहते हैं कि फ्री कनाडा चले जाएंगे, फ्री फलाने मुल्क चले जाएंगे, टिकट भी आपको कंपनी देगी, सब कुछ आपको कंपनी देगी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब दैट इज़ जस्ट अ क्लिक बेट को आप क्लिक करते हैं, लोग देखते हैं, एस्पायर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद जब कुछ नहीं हो पाता तो उसके बाद फिर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। उस मायूसी का शिकार होने की वजह से उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो किसी और लाइफ की चाह में अपनी जो एग्जिस्टिंग लाइफ होती है वो उसको भी तबाह कर लेते हैं। तो एक इसमें आजकल जो कनाडा है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि कनाडा के लिए, कनाडा जाएंगे, आपको कनाडा लेकर जाएंगे, कनाडा में फ्री जा सकते हैं, आपको कंपनीज लेकर जाएंगी। तो मैं एक एक नीश के ऊपर बात करना चाहूँगा। आज मैं कनाडा को कवर करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर किसी और कंट्री को कवर करेंगे। कनाडा के बारे में जब बात आती है तो आई डेंट फाइंड एनीवन मोर स्पेशलाइज्ड दैन इकबाल साहब हिमसेल्फ, क्योंकि ये कनाडा से ही बिलोंग करते हैं और इनकी सारी तालीम भी वहीं पे ही है, इनकी फर्म्स भी वहीं पे ही हैं। ये वहाँ पे कंसल्टेंसी में एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स जो हैं उन पे लोग रिलाई नहीं कर सकते, उन पे अब कम रिलाई करते हैं क्योंकि उस चीज़ के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया। आज इकबाल साहब यहाँ पे इन सब मिथ्स को ब्रेक करेंगे कि कनाडा में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, विजिट वीज़ा से हम शुरू करेंगे और उसके बाद जितनी भी चीज़ें आगे आती जाएंगी, हम इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और सारी मिथ्स को ब्रेक करेंगे। सो ओवर टू यू इकबाल साहब, आप शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हम लोग विजिट वीज़ा से शुरू करते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग एस्पायर कर रहे हैं विजिट वीज़ा को। उसमें जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के रेट ऑफ रिफ्यूज़ल क्या है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप थॉरोली ब्रेक डाउन करें। मैं आपसे लेमैन की तरह बात करूंगा क्योंकि मैं हूँ भी लेमैन, और आपसे जितने भी सवाल हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करूंगा ताकि जितने भी मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं उनके सारे सवाल जो है ना, उनके सवाल जो हैं उनको जवाब मिल जाएं। तो इफ़ यू कैन स्टार्ट विद विजिट वीज़ा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और वाकई ये बहुत ही आजकल ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ही हॉट टॉपिक है कैनेडियन वीज़ा। तो इमिग्रेशन वीज़ा सब कुछ उसमें इंक्लूड है जी। तो वाकई इसकी एक ज़रूरत है कि लोगों को सही तौर पे इसकी आगाही दी जाए जी। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है विजिट वीज़ा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम विजिट को कवर करते हैं। वैसे तो इकबाल साहब के साथ जितनी पर्सनल दोस्ती है, हम लोग दुनिया के किसी टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं ऐसी कोई बात, जिंदगी से लेके, बंदगी से लेके, विजिट वीज़ा से लेके, वर्क से लेके और प्रोफेशनलिज्म से लेके, यू कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हरफुन मौला है, आप ये किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं और इनकी कंपनी के अंदर बंदा कभी बोर नहीं होता। तो ये मैं आपको वैसे एक एनेक्डोट देना चाह रहा हूँ। अप्रिशिएटेड, बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। एनीवेज, मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि पाकिस्तान से जब भी कोई जहाज़ कनाडा लैंड करता है तो उसमें तकरीबन 25 से 30% जो हैं वो विजिटर होते हैं, विजिट वीज़ा पर गए होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का वीज़ा लगता है। बिल्कुल ठीक। तो वीज़ा लगता है तो जाते हैं, लेकिन सेम ही रेशो इसकी सक्सेस की भी है कि 25 to 30% लोगों का वीज़ा लगता है, 75 का नहीं लगता। तो विजिट वीज़ा जो है ये बेसिकली एक ऐसा जो है, क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा एजाज़ है उन लोगों के लिए जो इसको सही तरह अप्लाई करते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप वो चीज़ों को इंक्लूड कर लें तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो मजबूर होता है कि ठीक है, इसको वीज़ा दे दिया जाए। सबसे पहले आपकी टाइज़ हैं, आपकी कंट्री में आपकी क्या टाइज़ हैं। आप जैसे पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी फैमिली सबसे बड़ी आपकी टाइज़ है, आपकी प्रॉपर्टीज़ आपकी टाइज़ हैं, आपका बैंक बैलेंस आपकी टाइज़ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी टाइज़ हैं, आपका बिज़नेस आपकी टाइज़ है, आपकी जॉब है तो वो आपकी टाइज़ है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसकी स्ट्रॉन्गर टाइज है, अगर किसी अच्छी पोस्ट पे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं विजिट वीज़ा को मोर पॉसिबल बनाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपने इसको इस्टेब्लिश कैसे किया है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू। अगर आप इसको अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक अच्छा सा कवर लेटर जिसे हम सबमिशन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो अच्छा सा बना लेते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, विजिट वीज़ा खुद 25-30% लोगों का लगता है, लेकिन 30% मोर इंक्रीज़ हो जाता है आपके चांसेस
अगर आपके पास वहाँ से इनविटेशन है, अगर आपके पास कनाडा में कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, आप उससे प्रॉपर इनविटेशन ले लेते हैं, वो डिक्लेरेशन दे देता है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रांसपोर्ट, फॉर हिज रेजिडेंस, फॉर हिज फूड, तो उसमें फिर आप चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, 25-30% इंक्रीज हो जाते हैं। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि आपके पास अवेलेबल फंड्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। ओके। हम उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक आदमी का कनाडा का ट्रिप अबाउट $10,000 का होता है। ओके। राइट, इंक्लूडिंग टिकट एंड एवरीथिंग। अब उसमें अगर हम बाकी लोगों को ऐड करते जाते हैं तो 5,000 प्लस हो जाता है। मतलब फैमिली ऑफ 4 है अगर, तो $20,000 तो उसके पास होना चाहिए। हम इसको डबल कर लेते हैं, तो डबल या ट्रिपल हम कर लेते हैं कि हमारे पास इतना। यानी अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं और आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू शुड हैव फंड्स ऑफ एटलीस्ट 20,000 इन योर अकाउंट। यस, एटलीस्ट। तो मैं तो ये कहूँगा कि 20 के बजाय आप 30-40 कर। और अगर इंडिविजुअल के तौर पे कर रहे हैं तो फिर 10,000 वुड बी। 10,000 तो वो सोचते हैं कि इनका खर्चा ही है। ओके। तो वो 10 की बजाय फिर 20-25 हो, मतलब एज मच एज यू कैन। ओके। तो फंड्स इस तरह इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा विजिट वीज़े का। हाँ, नहीं, इसके बारे में मेरे कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ज़रूर। क्योंकि आपके सामने लेमैन बैठे हैं जी बिल्कुल, और आपने हमें जो है ना सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सर सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरा कि इसमें जो विजिट वीज़ा लगने के जो फैक्टर्स हैं उनमें आप कौन से 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनको आप कहेंगे कि यार ये बिगेस्ट फैक्टर्स हैं कि अगर ये चेकलिस्ट आप पूरी की होगी ना तो डेफिनेटली, ऑब्वियसली यू कैन नेवर बी 100%, लेकिन डेफिनेटली आपका जो विजिट वीज़ा ना उसके लगने के चांसेस 80% या 90% हो जाते हैं। वो कुछ फैक्टर्स क्या हैं? अच्छा, ये आपका ना रियली वेरी गुड क्वेश्चन है। मैंने शायद मिस भी कर दिया था अपनी गुफ्तगू में। नहीं, मिस नहीं मैं करने दूंगा, मैं आज आपको 2 घंटे यहीं पे बिठाऊंगा। चले ठीक है, मैंने तो सोचा इसको जल्दी से कवर करके आगे चलें। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। इसमें जी फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो रीज़न है कि व्हाई यू आर गोइंग देयर। ओके। राइट, आपके पास रीज़न क्या है। तो आप अपना रीज़न जो है वो अक्सर इतराज़ लगा देते हैं कि भाई आपने जस्टिफाई नहीं किया है कि आपका रीज़न क्या है। आपके टेम्परेरी विजिट का जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है आपकी अप्लाई जो आप। बिल्कुल ठीक। एक तो रीज़न है। दूसरा आपके अगेन वही आपके पास फंड्स नहीं है। और तीसरी एक चीज़ जो है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ओके, दैट मैटर्स अ लॉट। ओह यस, दैट मैटर्स अ लॉट। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप कनाडा नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत ऐसे वीज़े हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तो दुबई की भी नहीं थी। अच्छा, ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री। हाँ, ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री थी। लेकिन उनका प्रोफाइल स्ट्रांग था और उसको हमने स्टैब्लिश भी कर लिया और उसको जस्टिफाई भी कर लिया। और उसके विजिट का जो रीज़न था जाने का वो भी अच्छा सा हमने उसको भी जस्टिफाई किया। ओके, तो ये फैक्टर्स। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें कोई बड़ा फैक्टर? और बड़ा फैक्टर ये है कि देखिए एक आदमी कहता है कि जी मैं मिलियनर हूँ या मल्टी मिलियनर हूँ, और हाँ, कुछ लोगों की ये मिथ होती है, सॉरी मैं आपकी कथा कलामी माफ, कुछ लोगों की मिथ होती है कि यार मेरा जो बैंक अकाउंट है ना वो बहुत बड़ा बड़ा होगा ना, वो कनाडा उसी को देख के मुझे विजिट वीज़ा दे देगा। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें थोड़ी सी है। ओके। टोटल नहीं है, थोड़ी सी सदाकत ज़रूर है। देखिए अगर एक आदमी के पास मल्टी मिलियन बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 मिलियन 20-50 जो भी है, बिल्कुल, लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो उसने प्रूव नहीं किया है। ओके, वो प्रूव नहीं कर सके। हाँ, और उस पर वो कनाडा तो कहती है टैक्स भी दो, राइट। तो उसको वो जस्टिफाई होना चाहिए कि वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं और उस पर टैक्स भी जा रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बोलते नहीं है, ऐसा कहीं वेबसाइट पे नहीं लिखा कि आप अपने टैक्स के पेपर लगाएं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वीज़ा ऑफिसर जो है वो चेक करता है, जिसके मतलब एक आदमी के सारे FBR के पेपर लगे हुए हैं, उसके टैक्सेस सारे हैं और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी है बिजनेस से, वो सालाना सारी रिपोर्ट भी हैं, CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो ज़्यादा अच्छी फाइल है। ओके, हाँ, वो मैं देख के बता सकता हूँ। अगर इस तरह की सारी चीज़ें तो मुझे यकीन है कि उसका 90% पे जाएगा चांसेस। अगर ये सारे चेकलिस्ट को पूरी कोई कर देगा, हाँ, तो उसका जो है वो रेट ऑफ एक्सेप्टेंस 90 पे चला जाएगा। ओके, बस प्रोवाइडेड कि उसने अपना जस्टिफाई किया हो प्रॉपर्ली। कईयों के पास ये इससे ज़्यादा भी चीज़ें होती हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनका वीज़ा नहीं लगता है क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर पाते। हाँ, पेपर्स पे प्रूव नहीं कर सकते, बिल्कुल, अपने सबमिशन में नहीं लिख सकते। बिल्कुल। तो ये 4-5 फैक्टर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। आपके टैक्सेस पूरे होने चाहिए, आपका इन्विटेशन अच्छा सा बना हुआ होना चाहिए। सही है। तो ये सब चीज़ें हों तो विजिट वीज़ा। अच्छा, इसके बाद मैं आऊँगा कि जो 80% रिफ्यूज़ल रेट है पाकिस्तानियों का, उसमें वैसे इंडिया का क्या होगा रिफ्यूज़ल रेट?
अभी तो सेम ही हो गया उनका, अच्छा, इत्तेफाक से। शायद इंडिया के उनके थोड़े से हालात भी ख़राब चल रहे हैं जी। पाकिस्तान से बहरहाल बेहतर। अच्छा, पाकिस्तान से फिर भी बेहतर है। तो जो 80% हमारा जो रिफ्यूज़ल रेट है, उसमें आप सबसे बड़े कुछ फैक्टर्स क्या समझते हैं कि यार ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कि हमारा रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है? इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। पहला रीज़न तो ये है। इंडिया में ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज है। इंडिया में हर गली में इंस्टीट्यूट है जो आइल्स पढ़ा रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने कनाडा ही आना होता है। सही। इंडिया में जगह जगह जो हैं वो एजेंट्स हैं, और इंडिया में एजुकेशन का मेयार ज़्यादा बेहतर है। तो इंडिया में ज़्यादा एजुकेशन है वीज़े के हवाले, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उनका। मैं ये समझता हूँ कि हमारा अगर 80 है तो उनका 60% है। ओके हमसे कम है। हाँ, 60% रिफ्यूज़ल है। पहले तो ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा उनका भी। तो इसका मतलब ये सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट के इस तरह है कि लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह को मिला के भी, या फिर उनका हमारे जैसा है या उनका कम रिफ्यूज़ल रेट है? बांग्लादेश शायद हमारे जैसा ही है। इंडिया हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान हमसे वर्स्ट है। अच्छा, अफगानिस्तान हमसे वर्स्ट है। हाँ, फॉर ऑब्वियस रीजंस। हाँ जी, उन्हें पता है कि वो जाएंगे और रेफ्यूजी कर लेंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर लोग वैसे बेसिकली इनको मेन जो डर होता है वो ये होता है कि यार जाके आप रिफ्यूजी ना कर लें। हाँ, और उसके बाद भी जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपको एक और अच्छी बात यहाँ पे बताऊँ। जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके ना सर्टेन पॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक वीज़ा ऑफिसर है, उसके पास 20 पॉइंट्स हैं। अगर उसका एक वीज़ा उसने इशू कर दिया और वो वीज़ा ऑफिसर का उस वीज़े वाले ने रेफ्यूजी अप्लाई कर दिया, तो वो उसका एक पॉइंट माइनस में चला जाता है। तो वो बड़ा कंफर्टेबल होता है कि रिफ्यूज कर दे, उसको जरा सा डाउट, राइट। बिल्कुल ठीक। तो वो कंफर्टेबल होता है वीजा ना देने में, इंस्टेड के वो वीजा दे दे। वो अच्छा, पाकिस्तान में आजकल एक और मिथ भी चल रही है, मुझे याद आ गई, मैंने कहा ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ के जो वीज़ाज हैं, विजिट वीज़ाज, वो लगने के लिए जाते हैं अबू धाबी जी, और अबू धाबी से फिर वहाँ से जो है ना रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस आती है। हाँ जी। तो मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तो उसने बड़े मज़े से उसने कहा यार वीज़ा हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो खैर वी वर डिस्कसिंग द रीजंस ओवरऑल। तो कहते हैं यार असल में ये भी रीज़न है ना कि वहाँ पे अबू धाबी में उन्होंने बिठाए हुए हैं इंडियन, तो वो जो इंडियन है ना वो फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं ना तो पाकिस्तानी को वीज़े ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं। तो आई वाज लाइक यार इस तरह के इतना बायस नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें भी कोई सदाकत है, ये इसमें कुछ फैक्ट्स हैं? असल में देखें, वीज़ा लग भी रहा है, या तो वो फिर दें ही ना। बिल्कुल ऐसे। एक तो सवाल का जवाब ये हो गया कि वीज़ा वो 20-30% दे ही रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वॉल्व है। हमारी गवर्नमेंट की जो कनाडा के साथ या यूएसए के साथ जो पॉलिसीज हैं, तो उनका एक सर्टेन कोटा शायद डिफाइन है, वो उसके हिसाब से ही वीज़े देते हैं। मुझे ऐसा लगता है। ऑल्दो ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओपन सीक्रेट है, लेकिन हर कोई बोलता नहीं है इसको। तो हमने तो ये कुछ हमें चांस मिले कि हमने जो इमिग्रेशन हमारे मिनिस्टर थे कनाडा के, और बल्कि एक दफ़ा हमने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की इस पर। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कुछ इन्फ्लुएंस लोग थे जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, वो उन्होंने काफ़ी एक कमेटी बनाई और इसी मौजू पे कि इंडिया के लोग बैठे हैं वहाँ पर और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं विदाउट रीज़न। बिल्कुल ठीक। तो ये बात कनाडा में भी बहुत मशहूर है। और हमारे दोस्तों ने मिलकर, और आई वॉज वन ऑफ देम, मतलब एज ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट नहीं, एक आम आदमी के तौर पे हमने उनसे बात की कि जी आप इसको चेक करें। तो उन्होंने शायद टीम भी भेजी वहाँ पे, जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कि जी आप वो जाके ग्राउंड रियलिटी चेक करें। उसमें 1-2 मिनिस्टर भी शामिल थे। 1-2 हमारे दोस्त हैं वो MNA बन गए वहाँ पे, वहाँ MP कहते हैं। तो उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। तो एंड रिजल्ट ये आया कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरिट पर ही फैसला करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बार ये मिथ्स है ज़रूर कि वो इनकार कर देते। तो उसका बेहतर हल ये है कि आप अपना केस उन 20% में ले आएँ जिनका वीज़ा लगता है। बिल्कुल ठीक। तो उससे हट जाएं, जो आप अपने जो पेपर वर्क है उसको चेकलिस्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करें, उसको कंप्लीट करें। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू
ये जो हमारा विजिट वीज़ा है, तो अगर कोई चीज़ रह गई हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कर दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ हो तो। हाँ जी। अच्छा, विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की उसके अलावा बेहतर होता है कि आप अपनी रिटर्न टिकट ओके भी साथ में लगा दें। आप अगर जॉब करते हैं तो आप एक लीव लेटर जो प्रूव हो आपका कि भाई 15 दिन का या 25 डेज का वट एवर इट इज़, वो भी लगा दें। और आप अपनी एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लें। सही। इससे 2-4% जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस, और ये वैसे भी बेटर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। ये चीज़ रह गई थी, मैंने कहा ये भी ऐड कर दूँ। चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो सकता है केस। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। मूविंग ऑन फ्रॉम द विजिट वीज़ा, लेट्स गो टुवर्ड्स द स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कम से कम भी वैसे मेरी कल परसों किससे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो दे एस्पायरिंग टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, हैव जॉब्स या हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब्स के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि यार हमने पाकिस्तान, अब आपको पता है कि जब इतना बड़ा आउटफ्लो हो रहा होता है तो उसके बाद इट्स अप फॉर ग्रैब कि कोई भी बंदा पकड़े, यार मैं तुझे करवा के देता हूँ, मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मैं कर लूँगा। आपको पता है पाकिस्तान का जो भी हिसाब किताब है, तो वो फिर उसमें जो है ना वो काफ़ी लोग अपने सरमाए से भी हाथ धो बैठते हैं। काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो काफ़ी रोग लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि एक होता ये है कि वो अपना एक दिमाग में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि अब हमने काम करना है तो हमने बाहर जाके ही करना है, और हमारा हो तो जाना ही है। वो किस बेस पे कि अगले बंदे ने कहा होता है कि भाई तेरा तो पक्का हो जाना है। जब वो नहीं हो पाता तो उसके बाद फिर वो सबसे पहले डिसअपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाते हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी जिस किस्म की है वो भी उनको बातें करती है कि भाई तेरा तो हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, थिंग्स लाइक दैट। जब वो होता है तो वो और डीप डिप्रेशन में जाते हैं। जब डीप डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर जो उन बेचारों की जो एग्जिस्टिंग ज़िंदगी होती है वो भी ख़राब हो जाती है कंपैरेटिवली जो पहले चल रही होती है। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग है। तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी जितनी मिथ्स है ना उनको भी थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए जी। तो स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू गो आउट, उनका क्या रिफ्यूज़ल रेट है, सबसे पहले तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा। उसके बाद फिर उसके बारे में भी इसी तरह से अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी काइंडली ज़रूर शेयर करें। जी। अच्छा, आपने जो ये अभी बात की है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोग बिल्कुल तैयार बैक करके बैठे होते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है। वो ट्रांजिट पीरियड जो है हमारा ऐसा ही है जैसे कि हमारी ट्रेन आने वाली है, अब हम कुछ और नहीं कर रहे हैं कि अब ट्रेन में बैठ के हमने जाना है। तो ये सिचुएशन होती है, और ये मेरा ख्याल है सिर्फ विजिट में नहीं है, इसमें स्टूडेंट में नहीं है, ये सारे वीज़ों में लोगों, क्योंकि मैं तो अप्लाई कर रहा होता हूँ, तो लोग जो है वो सारा बैग तैयार करके काम वाम छोड़ के बैठ जाते हैं, और तो हम उनको पहले से कह देते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। अच्छा, अब स्टूडेंट जो वीज़ा है उसकी रेशो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट के वीज़े में जो लोग अप्लाई करते हैं वो मोस्टली वो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन 20,000 की तो फीस ही होती है एक साल की, बिल्कुल $20,000 की, 10,000 वहाँ बैंक में रखने होते हैं। ये सिर्फ कॉलेज फीस होती है, कॉलेज फीस एक साल की, जिसको 2 सेमेस्टर कवर करते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा किस तरह के होते हैं, कितनी काइंड्स होती हैं जी, और फिर हम बाद में बात करते हैं कि ये कैसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे लग जाएं और कैसे उसकी रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो 2 तरह के हैं। एक जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, वो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो इन्होंने FSC या A लेवल उसके बाद अपनी डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे होते हैं, किया होता है, और वो ग्रेजुएशन करने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। अब ग्रेजुएशन करने के लिए वहाँ उनके पास 2 चांसेस होते हैं, या तो वो किसी कॉलेज में जाएं या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जाएं। अच्छा, यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन कॉलेज। उसमें क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे कनाडा में मशहूर है कि यूनिवर्सिटी में सारे सीरियस स्टूडेंट होते हैं, अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। कॉलेज में कई हर किस्म के आए होते हैं, हाँ, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे डिप्लोमाज हो रहे होते हैं, शॉर्ट प्रोग्राम हो रहे होते हैं, तो हर तरह के हो रहे होते हैं। तो ये वीज़ा ऑफिसर को भी ये बात पता है, अगर हमें पता है तो वो उनको ज़्यादा सीरियसली लेता है जो लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ़र्क ये होता है कि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी महंगी होती है। एक तो वो 4 साल के लिए होती है, सही है, 4 साल की फीस आपको देनी है, एक साल की पहले देनी होती है, फिर बाय सेमेस्टर देनी होती है। और कॉलेज की जो होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हमेशा 2 साल के प्रोग्राम में जाता है, साल के प्रोग्राम में भी जा सकता है, 6 महीने के प्रोग्राम में भी जा सकता है, सही है। लेकिन हर स्टूडेंट का मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेट गोल होता है कि वो PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंट जरूर हो। डेफिनेटली, मेनी ऑफ देम। तो वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि वो वहाँ के PR भी बने, तो उनको कम से कम 2 साल का प्रोग्राम लेना चाहिए,
और उनको ये भी देखना चाहिए कि वो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो मोस्ट ऑफ देम ऐसी ही हैं, लेकिन जिस कॉलेज में स्पेशली वो जा रहे हैं, क्या वो कॉलेज उनको आफ्टर स्टडी उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देगा, PGWP कहते हैं उसको। ओके। अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनको PR भी नहीं मिलेगा, फिर उनको पढ़ के वापस ही आना है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि वो PRP हों। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ऐसे हो सकता है कि वो खुद कॉलेज में जाएं, पढ़ रहे हैं और उसके बाद खुद जॉब तलाश के, तो ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ले सकते हैं। हाँ, ऐसा भी मुमकिन है। फिर उनको वो LMIA के थ्रू आना होगा। अच्छा, वो टोटली सेपरेट। हाँ, वो सेपरेट एक टॉपिक हो जाएगा, और वो लेंथी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है ये, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और ओपन वर्क परमिट मिलता है। ये कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन PR के लिए ज़रूरी होता है कि जो पढ़ाई उन्होंने की है उससे रिलेटेड होना चाहिए वो एक्सपीरियंस भी उनका। फिर उनको वो कैनेडियन एक्सपीरियंस, एजुकेशन उस क्लास के अंदर, फिर उनको CAC क्लास कहते हैं। तो बेसिकली उनको स्पेसिफिक वो कॉलेज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो बाद में उनको जॉब भी दिला सके। हाँ, वो पब्लिक कॉलेज होते हैं। सही है। वो कनाडा में 2-3 तरह के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं पब्लिक कॉलेज, ये सारे जो हैं PGWP अलाउ करते हैं आपको। एक होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो मोस्टली बिजनेस के लिए होते हैं, कोई कोर्स करा रहे होते हैं, डिप्लोमा करा रहे होते हैं। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, कंसल्टेंट बनना है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है, उसके प्री रिक्विजिट्स आप कर लें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कैरियर की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो आपको PGWP नहीं देता है। सही है। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए पैसे ले लेते हैं, आपको छोटे मोटे सर्टिफिकेशन करा लेते हैं 6 महीने की। वो तो गुड फॉर नथिंग है। सही है। वो उनके लिए है, जैसे कोई एस्थेटिक का कोई कोर्स कर रहा है, कोई नेल बनाने के लिए कुछ कर रहा है, तो वो करके आ जाते हैं। कुछ इंग्लिश सिखाते हैं सिर्फ। तो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कैरियर कॉलेज होते हैं, और हमारे पब्लिक कॉलेज। तो ये 3 तरह के कॉलेजेस हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनके 2 तरह के प्रोग्राम, एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और एक अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट तो हमने डिस्कस कर लिया, कवर कर लिया। अब उसके बाद हमारे कुछ ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। ठीक। तो वो भी यूनिवर्सिटी में होते हैं। वो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होते हैं, वो यूनिवर्सिटी भी कराती है। तो उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी एज 25-26 साल आइडियल है। इससे ज़्यादा हो फिर गैप नज़र आता है। तो 25-26 साल टिल 25-26 साल, वैसे तो 22-23 साल में भी आदमी मास्टर कर लेता है। सही है। तो वो आइडियल एज है। इससे ज़्यादा हो तो वीज़ा ऑफिसर सोच सकता है कि भाई इसने 3-4 साल 5 साल हो गए, अब पढ़ाई छोड़ दी, अब ऑल ऑफ सडन ये कह रहा है कि मुझे कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है। वो कर सकता है, उसको जस्टिफाई, अगर वो कंटिन्यूस कोई जॉब कर रहा है और वो जॉब वाले उनसे भी लेटर ले ले कि इसकी जॉब सिक्योर है, ये वापस आके हम इसको भेज रहे हैं, हम इजाज़त दे रहे हैं कि जाए, इसकी जॉब सिक्योर है, वापस आके करेगा। चाहे वो वापस नहीं आए, मोस्टली लोग वापस नहीं आते। लेकिन वीज़ा ऑफिसर को हमने ये हर वीज़े में जो टेम्परेरी वीज़ा होते हैं, TRV कहते हैं उनको, उसमें हमें ये शो करना होता है कि ये वापस जरूर आएगा या मैं वापस जरूर आऊँ। बिल्कुल, यू हैव टू प्रूव दैट। यस, ये हाँ, ये हमें, तो वो जॉब उसकी टाई होती है एक तरह से। बिल्कुल ठीक, राइट। तो ये अच्छा, अब इसके अंदर 2 तरह के और प्रोग्राम है। ये तो हमने अंडर ग्रेजुएट कर लिया। फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया हुआ है, 2 तरह के प्रोग्राम है। एक का नाम है SDS। ओके। SDS जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। हाँ जी, SDS प्रोग्राम। और दूसरा है नॉन SDS प्रोग्राम। नॉन SDS ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें वीज़ा की जो अप्रूवल रेशो है वो किसी भी कंट्री के लिए वो बड़ी कम है। अच्छा, बाय द वे, ये SDS प्रोग्राम जो है इसमें कोई 7-8 कंट्रीज ही शामिल हैं। पाकिस्तान इसमें बहुत बाद में शामिल हुआ। इंडिया इसमें हमेशा से था, इसीलिए इंडिया के बहुत स्टूडेंट हैं कनाडा में। अच्छा, पाकिस्तान के स्टूडेंट कम हैं। रेशो क्या है सर वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की? जो हमारी आबादी की रेशो है। That's what I was talking about. जो हमारी आबादी है वैसे ही उनकी आबादी इससे उतनी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक, शायद इससे थोड़े ज़्यादा ही, क्योंकि उनके लिए थोड़ा आसान है। और ओवरऑल भी इंडियन इतने ही ज़्यादा हैं हमसे कंपेयर किया जाए कि जितने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आबादी के हिसाब से ही। तो वो जो SDS प्रोग्राम है उसमें होता ही है, ये एक तो फास्टर है, इसका नाम जैसे बता रहा है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। इसमें आपको 1 साल की फीसें एक साथ भरनी होती हैं,
और तकरीबन $10,000 आपको वहाँ के बैंक में रखना होता है। सही। तो उससे ये उनको इंश्योरेंस मिल जाती है कि आप के पास एक्सपेंस हैं, लिविंग एक्सपेंस हैं 1 साल के। ओके। तो वो $10,000 आप ही स्टूडेंट के ही होते हैं, वो हर महीने $600-700-800 विड्रॉ कर सकता है उसमें से। तो 1 साल तक वो सारे पैसे ड्रॉ कर लेते हैं। और $20,000 जो है वो तकरीबन मोर और लेस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फीस होती है। तो इसमें तकरीबन 30,000 का खर्चा तो है ही है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अच्छा, दोनों सूरतों में। और जो नॉन SDS प्रोग्राम है उसमें ये दोनों चीज़ें जो है ना, आप उनको बाईपास कर सकते हैं। आप 10,000 भी बैंक में नहीं रखते हैं, और उसमें आप को फीस भी 1 साल की नहीं भरनी होती है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि हम वहाँ जाके भर देंगे फीस। सही है कि हमारे पास फंड अवेलेबल है, यहाँ पे शो कर दिए, लेकिन वहाँ जाके हम भर देंगे। ओके। तो इसकी अप्रूवल रेट थोड़ी कम है, बल्कि काफ़ी कम है। हाँ। तो उसकी थोड़ी ज़्यादा है। ओके ओके। तो अच्छा, इसमें जो टेक्निक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो तो डिपेंडेंट ही होता है। बिल्कुल ठीक। तो उसके पास अपने पैसे तो होते ही नहीं। तो वो अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी चीज़ों की बजाय अपने पेरेंट्स की, जिस पे भी वो डिपेंड कर रहा है, मदर या फादर, वो उनको अच्छे से जस्टिफाई करे कि फादर का मेरा ये बिजनेस है और फादर उसको एफिडेविट लिख के दे कि मेरा बेटा है, इतनी मेरी जायदाद है, इसमें इसका इतना हिस्सा है, मेरा ये बिजनेस है, और ये आकर बिजनेस संभालेगा और ये आकर बिजनेस करेगा, या इसको जो है इस कोर्स की वजह से ये जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। तो फादर की और पेरेंट्स की सारी चीज़ें, वो मैं तो एक रिकमेंड हाईली करता हूँ कि वो सारी चीज़ें लगाए, टाइज भी लगाए अपनी फादर जो है, और बच्चे की भी उस ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी बनाए, उसकी इन्वेस्टमेंट भी दिखाए, प्रॉपर्टीज भी दिखाए, एज मैक्सिमम जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है वो करें। मोस्टली स्टूडेंट इसमें करते नहीं है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे पेरेंट्स और या फैमिलीज जो बहुत ही हाई फाई हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल के, या बहुत कोई पॉलिटिशियंस हैं, या कोई लैंडलॉर्ड है, उनका नॉर्मली लग जाता है, क्योंकि उनकी पहले से बच्चों की भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। बच्चे पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं काफ़ी वेल ऑफ होते हैं, लेकिन कभी गए नहीं होते हैं कहीं, तो अपने बिजनेस में ही बिजी होते हैं या अपनी जॉब्स में बिजी होते हैं। तो उनके लिए ये मैंने सारी बात की है कि वो अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से जस्टिफाई करें, अच्छे से प्रेजेंट करें। सर, वही विजिट वीज़ा की तरफ एक दफ़ा आपको डिविएट करके 2 मिनट के लिए फिर लेके जाना चाहूँगा। एक और मिथ है जो मुझे याद आई कि कुछ लोगों का यहाँ पे ये इमेज है कि उनको लगता है कि मतलब यहाँ पे एक आम बात है कि यार इंडिविजुअली अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो उससे बेहतर ये है कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करो। फैमिली के साथ रेट ऑफ अप्रूवल ज़्यादा है और इंडिविजुअली जो है ना रेट ऑफ अप्रूवल बहुत कम है। इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, देखिए, इसमें देखना पड़ेगा कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है। ओके, राइट। अगर एक फैमिली ही बुला रही है, अगर कोई शादी है, बिल्कुल ठीक, तो सेंस बनता है कि फैमिली साथ चली जाए। अदरवाइज इन जनरल मैं इसके उलट सोचता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी टाइज जो है ना वो फैमिली सबसे स्ट्रांग है। तो एक आदमी अगर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा है तो उनको लगता है कि भाई ये वापस आएगा ज़रूर, और उसकी बाकी चीज़ें भी पूरी हैं। ओके, सिर्फ एक ये चीज़ नहीं, बाकी उसका बिजनेस, जॉब, एवरीथिंग, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल, सब कुछ अच्छा है। तो इसके रिवर्स है बात असल में। ओके, फैमिली टाइज जो हैं वो फैमिली टाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज होती है। लेकिन अगर एक इंसान की कोई वहाँ पे फैमिली टाइज नहीं है, कोई बंदा वहाँ पे नहीं रहता, वहाँ पे कहाँ पे? कनाडा में? नहीं, मैं तो यहाँ की टाइज की बात कर रहा हूँ। ओके, अपनी यहाँ के पहले अभी टाइज की बात, यहाँ की टाइज, ठीक है। ओके, अच्छा, ये देखें, ये भी एक अजीब ही मिथ भी कह सकते हैं आप इसको, एक कन्फ्यूजन है कि वीज़ा ऑफिसर कभी इनकार कर देता है कि जी आपकी जो है कनाडा में टाइज बड़ी स्ट्रांग है, अच्छा आप वापस नहीं आएंगे। ओके, कभी कह देता है कि आपकी यहाँ पे टाइज जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप वहीं रह जाएंगे, वहाँ पे चाहे कोई ना भी हो। तो आप अच्छे से, आपका जो प्लस पॉइंट है ना, जो आपके प्रोफाइल में, अगर आप उसको अच्छे से हाईलाइट करके, तो वो चीज़ें फिर थोड़ी सी शैडो हो जाती हैं। तो टाइज भी शैडो मतलब ये है कि आप अपनी चेकलिस्ट वहीं पे बात आगे की कंप्लीट करें। फैमिली के साथ लगा रहे हैं या अकेले लगवा रहे हैं, डजंट मैटर, वो चीज़ कवर हो जाती है अगर आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो। डिपेंड कर, इसमें सिर्फ ये ऐड कर लें कि डिपेंड करता है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है। ओके, अगर शादी है तो फैमिली के साथ, बहन की बच्चों की शादी है कनाडा में, भाई के बच्चों की शादी है, तो फिर आप और आपके बच्चे भी चले जाएं। कज़न के बच्चों की शादी है,
हाँ फिर भी अच्छा, फिर फिर भी तो मतलब आप थोड़े दूर के रिश्ते भी जो हैं उनको भी वो लोग एक्सेप्ट कर हाँ लेते हैं। शादी इज ए बिग इवेंट। ओके, बिल्कुल तो ठीक। इवन कि दोस्त के बेटे की शादी है तो भी अच्छा, बिल्कुल ठीक। इट्स अ गुड रीजन। सर, जो स्टडी वीज़ा है उसका रिफ्यूज़ल रेट क्या है कनाडा में पाकिस्तान के लिए? 50 to 60। ओके, 50-60। और उसकी रीज़न यही है कि वो अच्छे से अपने पेरेंट्स को और उनके प्रोफाइल को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। विजिट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा तो हमने कवर कर लिया है। इसके बारे में अगर और भी कोई चीज़ ज़हन में आएगी तो मैं आपसे पूछता रहूँगा साथ साथ, क्योंकि वो मिथ्स ऐसी हैं कि वो बार बार याद आ आती जाती है याद। हाँ, तो अब हम चलते हैं जी वर्क परमिट और LMI की तरफ। अच्छा, मैं इस विजिट वीज़ा में ना सॉरी स्टूडेंट वीज़ा में कुछ चीज़ें और भी थोड़ी सी बिल्कुल ऐड ज़रूर कर ऐड दूं। करें, ज़रूर। उसमें देखें, स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए जा रहा है और उसने जो पहले पढ़ा है ओके। वो भी आपस में अलाइन होना चाहिए, राइट। अब एक बंदे ने लॉ पढ़ा है और वो मेडिकल के कोर्स में चला मेडिकल के कोर्स पे जा रहा है, राइट, तो डजंट मेक सेंस। बिल्कुल ऐसे ही। राइट, उन चीज़ों को भी आपस में अलाइन होना चाहिए। और उसको अपने सबमिशन में स्टूडेंट जो लिखते हैं सबमिशन, उसके साथ उनका ना एक SOP होता है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। ओके। उसमें उसको साबित करना चाहिए कि मैं ये कोर्स क्यों करने जा रहा हूँ और क्यों मैं ये कनाडा में करने चाह रहा हूँ। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे बड़ी चीज़ों की हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल ऐसी है, तो बिल्कुल वो ऐसी है। वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। और फिर उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं तो उसको वो एक्सप्लोर करें और उसको वो पेपर पर लेकर आए। बिल्कुल ठीक। SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो ये रहेगा, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। SOP आप अच्छा सा लिखें, बाकी कंसल्टेंट ले लें तो वो थोड़ा और भी हेल्प कर देता है अपनी साइड से। बिल्कुल ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक है। और भी कोई इसके बारे में चीज़ें याद आए तो आप कहीं भी रोक सकते हैं और हमें वापस भी ला सकते हैं, डिविएट करके वापस। ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जो मैंने कहा आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, अब वर्क परमिट और LMI की तरफ चलते हैं। तो वेरी हॉट टॉपिक। हाँ, वेरी 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 हॉट टॉपिक आजकल तो बहुत ज़्यादा। तो वर्क परमिट जो है, पहले वर्क परमिट पे बात कर लें, LMI पे। वैसे कई लोगों को इसमें भी डिफरेंस बताएं, क्योंकि ये बहुत गलतुल आम है कि वर्क परमिट और LMI एक ही चीज़ है। क्या ये एक ही चीज़ है? यस एंड नो। ओके, राइट। तो देखें, इसको समझना होगा कि LMI क्यों होता है और वर्क परमिट क्या होता है। सही है। कनाडा में आप जैसे जानते हैं बड़ी कंट्री है, इनकी आबादी कम है और मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और है, रकबे के लिहाज से बहुत रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, शायद सेकंड है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब वहाँ पर चीज़ें लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर डिपार्टमेंट में। तो कनाडा ने एक महकमा बनाया है, वो रिसर्च करता है कि कितने लोगों की किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। उनके पास एक स्टैटिस्टिक्स होता है। नाइस, राइट। अब वो उनके पास सारे फिगर होते हैं कि जी इसमें फूड में इतने लोग चाहिए, IT में इतने लोग चाहिए, इंजीनियरिंग में इतने चाहिए, नर्सेज इतने चाहिए, पर्सनल सपोर्ट वर्कर इतने चाहिए, नैनीज इतने चाहिए, सबका स्टैटिस्टिक्स है उनके पास। LMI ये होता है, LMI का कुछ भी लेना देना IRCC से नहीं है। ओके। LMI हमारा एक डिपार्टमेंट है फेडरल, उसका नाम है सर्विस कनाडा। ओके, IRCC और सर्विस कनाडा। IRCC जो है ये तो टोटली रेगुलेटेड है विद इमिग्रेशन। ओके, ठीक है, ठीक है ना, इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजन बोर्ड जो है ये इसको IRCC कहते हैं। लेकिन जो सर्विस कनाडा है वो कनाडा के इंटरनल मामलात को देखता है। ओके, ओके। जैसे और LMI के साथ वो डील करता है। LMI के साथ किसी को अगर LMI ये होता क्या है कि जितने भी वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, उनको जब कोई लोग नहीं मिल रहे होते हैं काम के लिए, तो वो अप्लाई करते हैं कि जी हमें इजाज़त दी जाए कि हम किसी फॉरेन वर्कर को लेकर आए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिर उसके लिए उनको प्रूव करना होता है कि क्यों ज़रूरत है आपको। ओके। और आप एक ट्राई और करें। सही है। फिर वो लोग जो कंपनी है, ABC कंपनी है फर्ज कर लेते हैं, उसको IT में लोग चाहिए। ठीक है। तो वो एक ऐड लगाते हैं 30-40 डेज के लिए। बिल्कुल ठीक। और वो डिफरेंट फॉर्म है उनके ऊपर वो ऐड लगाते हैं, जैसे जॉब बैंक है, कुछ और भी हैं, वहाँ पे वो लगाते हैं कि जी हमें IT स्पेशलिस्ट चाहिए, IT प्रोफेशनल चाहिए, बिजनेस डेवलपर चाहिए, HR में कुछ बंदा चाहिए। तो वो ऐड चलता रहता है। उसके बाद उनको एप्लीकेशंस आते हैं कनाडा से, पूरी दुनिया से। ओके, पूरी दुनिया से। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल वो सबके लिए है। सही। तो वो फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं कि जी एहसन साहब जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हमें लग रहा है कि ये ठीक है, ओके, तो आप हमें इजाज़त दें
आप हमें इजाज़त दें कि हम इनको बुलाएं। सर्विस कनाडा को वो ये कहते सर्विस कनाडा को, सर्विस कनाडा एक 5-6 सफ़ों का एक पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स होता है। हैं। ओके, वो उसमें आपका नाम होता है और वो कह देता है कि ठीक है जी आप एहसन साहब को बुला सकते हैं। ये LMI है। उस पेपर को क्या कहते हैं? उस पेपर को LMI है। ओके, सो वो पेपर LMI है। हाँ जी। और अभी हम वर्क परमिट की तरफ नहीं आए। अभी वर्क परमिट की हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब LMI तो आ गया, हमें सर्विस कनाडा ने इजाज़त दे दी कि भाई आप एहसन साहब को या जो भी जाहिर साहब उनको बुला सकते हैं। इंडिया में है, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, कहीं से भी आप बुला सकते हैं। अच्छा, आपने उनको वो पेपर लिया, अब हमने उनको कनाडा में बुलाना है। ओके, अगर तो उनके पास विजिट वीज़ा या कोई वीज़ा पहले था तो हम उनको कनाडा कहते हैं भी आप आ जाएं, हम आपका पेपर लगा के आपको इनसाइड कनाडा वर्क परमिट लेते हैं, थोड़ा सा फास्टर है। ठीक है। लेकिन अगर उनके पास वीज़ा नहीं है तो वो फिर हम उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं, LMI साथ लगाते हैं। विजिट वीजा अप्लाई करते हैं? नहीं, हम वर्क परमिट। ओके, वर्क परमिट वीजा, वर्क परमिट वीज़ा, W1 वीज़ा कहते हैं। W1 वीजा, वर्क वीजा बेसिकली। वर्क वीज़ा बेसिकली। ओके, वैसे वो विजिट वीजा पे भी आ सकता है। लेट्स सपोज किसी के पास विजिट वीजा पहले से है, उसको कंपनी की तरफ से LMI आ गया है, तो वो वहां पे भी जा सकता है। वो वहां पे भी जा सकता है और हम उसका वीज़ा लगा सकते हैं, वर्क परमिट लगा सकते हैं। जब वो कनाडा लैंड करेगा तो वो एयरपोर्ट पे अपना वर्क वीज़ा ले लेगा। और वर्क वीजे के बगैर वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा के बगैर लीगली काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये वर्क परमिट और LMI के ऊपर वर्क परमिट लगता है। ओके ओके, सो LMI मिलेगा आपको पहले, फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, यानी कि वर्क वीजा भी कह सकते हैं उसको। हाँ जी, फॉरेन वर्कर जितने भी हैं उनको अगर कनाडा में काम करना है तो उनको LMI के थ्रू वर्क परमिट लेना है। ओके ओके, ये एक प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस है। फिर बंदा वहाँ पे लैंड हो गया, अब उसके पास LMI है और उसके पास वर्क परमिट है, अब वो वहाँ पे काम कर सकता है। अब वो वहाँ पे काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोस्टली ये क्लोज वर्क परमिट होता है। सही। और इसको उसी के पास काम करना होता है ओके, जिसने इसको बुलाया होता है। बिल्कुल ठीक। एक 2 साल का होता है और सम टाइम ये 3 साल का भी होता है। सही। अगर ये हाई वेजेस में हो, अगर 25 to 30 और एंड अबव उसकी वेजेस हैं तो ये हाई वेजेस होता है, ये 3 साल का होता है। बिल्कुल ठीक। और अगर $16 हमारा है इस वक्त मिनिमम, 16.50 है शायद, अगर वो इतना हो और $20 तक हो तो ये मिनिमम वेजेस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, ये जो पूरा प्रोसेस होता है आपके LMI से लेकर वर्क परमिट आने तक का, ये कितनी देर का प्रोसेस होता है? ये अगर हम वो जो ऐड लगाया होता है जॉब बैंक पे उसको माइनस कर दें तो ये 4 to 6 मंथ का है। ओके, 4 to 6 मंथ्स का प्रोसेस। प्रैक्टिकली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कि जैसे एक कंपनी है, ABC कंपनी है, वो मुझे कहती है कि मुझे LMI निकाल के दे। ओके, तो उससे मैं एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दूंगा कि ये दें ये दें ये दें, 8-10 चीज़ें मुझसे कहूँगा। सही है। और वो मुझे उसको देने में ही अपने अकाउंटेंट से उसको लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी मुझे 10-15 दिन लगा देता है। बिल्कुल। अच्छा, सम टाइम जो है वह जो हमारा ऑफिसर होता है सर्विस कनाडा में, वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेता है। सही है। वो कहता है जी आप अपने अकाउंटेंट से ये भी लिखवा के दें मुझे कि आप ये सैलरी जितनी हाई दे रहे हैं क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं। ओके तो वो फिर लेटर इस सारी चीजें, बिल्कुल ठीक। इसमें फिर 1-8 महीना और भी लग सकता है। तो जब वंस ये सारा डन हो जाता है तो फिर 4 से 6 महीने लगते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दोनों प्रोसेस। ओके, तो बंदे ने LMI लिया, बंदा वहाँ पे पहुँच गया है, वर्क परमिट भी ले लिया है, वहाँ पे पहुँच गया है। अब मेरे ख्याल में इससे LMI और वर्क परमिट का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया है। वो ऑटोमेटिकली हमने जो है ना उसका वो आप जवाब दे दिया है कि बेसिकली LMI जो है वो आप जब रिक्वेस्ट करते हो किसी को, फर्ज करो कि आप अपनी CV देते हो, वो आपको वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद जो वर्क के लिए आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है, वो जो W1 मिलता है उसको वर्क परमिट कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। तो वैसे सर इससे मेरा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई कंपनी LMI दे रही है तो फिर वर्क तो मतलब ये तो 7 चीज़ें वाइस वर्सा नहीं चलनी चाहिए कि हाँ ठीक है अगर LMI दे रही है तो फिर तो वहाँ जाके वर्क कर सकता है, क्योंकि जो कंपनी LMI दे रही है वो वर्क के लिए ही दे रही है। तो फिर वर्क वीज़ा की क्यों सेपरेटली ज़रूरत पड़ती है, वर्क परमिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? LMI एक बंदा ले रहा है तो उसमें तो काम करना ही है वहाँ पे आके। वो है नहीं ना वहाँ पे। ओके, वो वर्क वीज़ा इसलिए ले रहे हैं हम कि उसको लाने के लिए हमें इमिग्रेशन को तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो सिर्फ इजाज़तनामा है, ये लाइसेंस टू वर्क है।
ओके, बिल्कुल ठीक। इजाजतनामा है वो कि हाँ आप यहाँ पे आके काम आप कर सकते हैं और हमने प्रूव कर दिया कि ये एहसन जाहिद जो भी है आप इसको बुला लें, ये तो इजाजत दे दी। बिल्कुल ठीक, ठीक है। लेकिन फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा जब वीजा ऑफिसर उसके ऊपर स्टैंप लगा के उसको भेज दे। और W1 और LMI इस तरह से रिलेटेड है कि W1 जो है वो LMI के बगैर नहीं मिल सकता जी, या कोई और तरीके भी हैं कि W1 मिल सकता है? देखिए मिल सकता है लेकिन प्रिंसिपल एप्लीकेंट को नहीं मिल सकता। ओके। जैसे कि एक एहसन साहब आ गए वर्क परमिट पे, IT के वर्क परमिट पे आ गए, एहसन साहब मैरिड है, वो अपनी वाइफ को बुलाएंगे तो अपनी वाइफ को वो वर्क परमिट पे ही बुलाएंगे। सही है, वो ओपन वर्क परमिट होएगा, बिल्कुल, लेकिन वो वर्क परमिट एहसन की वजह से मिलेगा एंड शी कैन वर्क एनीवेयर शी वांट्स। वो शी कैन वर्क। तो ये लाजमी मलजूम होता है कि जिसको LMI मिलता है उसका जो साथ पार्टनर है, इवन इफ इट्स अ ही और शी और ही गेट्स ओपन वर्क परमिट, ये मतलब लाजिम होता है कि जो, या फिर नहीं ज़रूरी नहीं है कि मे बी दे कैन कम ऑन विजिट वीजा? और देखिए ओपन वर्क परमिट इस तरह होता है कि आपको ओपन वर्क परमिट मिल गया, अब आपकी मर्जी है कि आप काम करें। जैसे यहाँ एक बंदा ग्रेजुएट हो गया, अब वो यहाँ रह रहा है, उसकी मर्जी है कि वो जॉब करे, लेकिन मिलता लाजमी है। हाँ मिलता जरूर है, क्योंकि वो उसी वीजे पे आएगा ना। बिल्कुल ठीक, मतलब वो उसी पे आएगा। हाँ, जो प्रिंसिपल का जो पार्टनर है वो भी उसी पे आएगा। हाँ, उसकी मर्जी है, चाहे नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे पाकिस्तान में अक्सर नहीं करते हैं लोग। पाकिस्तान में अक्सर नहीं करते, वो भी एक टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है पूरा। तो LMI बेसिकली जिस बंदे को मिलेगा उसका पार्टनर साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ वहां पे आ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। और अगर कोई बच्चा है साथ, उनको स्टडी परमिट मिलेगा। उनको परमिट मिलेगा, स्टडी परमिट। हाँ ओके। विजिट वीजा नहीं मिलेगा, स्टडी परमिट मिलेगा। नहीं, बेटर है ना विजिट से। ओके, तो वो वहाँ पढ़ सकता है, विजिट वीजा पे पढ़ नहीं सकता। विजिट वीजा पे तो कुछ भी नहीं। उसकी कॉस्ट होती है, मतलब कि वो दे विल हैव टू बाय नथिंग, वो couple $100 है, और उसकी भी कॉस्ट है देखल 400 समथिंग है। बिल्कुल ओपन वर्क परमिट की वो वन टाइम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वन टाइम आपको भरनी होती है। सही। तो सर LMI जो है ये इसके LMI मिल गया, वर्क परमिट मिल गया, इसके बाद फिर जो PR का प्रोसेस है, अब हम थोड़ा सा उस पर जाना चाहेंगे कि उसके एक बंदा है वो LMI लेके यहाँ से चला गया, उसको वर्क परमिट मिल गया है, उसने जाके वहाँ पे काम शुरू कर दिया, अब PR कब मिलेगी उसे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन जी। देखें, वर्क परमिट पे भी जो लोग जाते हैं लाइक स्टूडेंट, उनका भी अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो PR हो जाए वहाँ पे। अब जो लोग वर्क परमिट पे जाते हैं, इस वर्क परमिट की बेस होती है LMI। उस LMI की वजह से उनको वो एक बेसिकली, हम आसान लफ्जों में कहें तो वो एक जॉब ऑफर है। ओके, बिल्कुल। LMI इज ए जॉब ऑफर, राइट, एक लेमैन के लिए। बिल्कुल ठीक। उस जॉब ऑफर के ना खुद के 50 नंबर है LMI के। ओके, ठीक है। अब कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो बहुत तरह की है, लेकिन जो मेजर है वो वर्क करती है पॉइंट्स बेस पे। बिल्कुल ठीक, पॉइंट बेस्ड। हाँ, ये तो यहाँ पे बड़ा आम है, सबको पता है कि पॉइंट बेस्ड है, किसी को पता नहीं कि पॉइंट कितने हैं। कोई कह रहा होता है 350 है, कोई कह रहा होता है 450। अच्छा। तो वैसे आज की डेट में क्या 500 है जी, आज 500। हाँ, आज की डेट में 500। लास्ट आई चेक्ड इट वाज 517 और समथिंग लाइक दैट। हाँ, 5 ये फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन अभी भी इसी के अराउंड लास्ट 500। टोटल पॉइंट कितने होते हैं? कोई होता है कोई पॉइंट की, मतलब कि इतने में से इतने पॉइंट आपने ले लिए? वो डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है 600 भी हो सकते हैं। ओके। और अल्बर्टा में तो एक जॉब ऑफर ऐसी होती है इंजीनियर्स के लिए, वो 600 पॉइंट वैसे दे देते हैं, उसके अपने 300 हैं तो वो तो 900 हो जाएंगे। ओके, लेकिन रिक्वायर्ड जो है वो 500 है। हाँ, मेरिट जो बनता है वो 500 के आसपास। यानी अगर आपके 500 पॉइंट्स हो जाएं तो फिर आपको यू आर एलिजिबल फॉर PR, डायरेक्ट PR। ओके। और एक्सप्रेस एंट्री। ओके, एक्सप्रेस एंट्री की तरफ बाद में आता है। हाँ, मतलब ये यहीं से वो एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई कर जाएगा। ओके, तो LMI के नंबर 50 मिलते हैं। 50 मिलते हैं। और फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, कैनेडियन जो है वो एक्सपीरियंस कर लिया होता है उन्होंने, वो 1560 घंटे उन्होंने काम कर लिया। यानी कि वो कनाडा में लैंड किए, उसके बाद उन्होंने 1560 घंटे काम करना है। तो फिर उसके कितने पॉइंट्स हो जाते हैं? उसके उनको 70 नंबर 70 नंबर मिलते हैं। ओके, 70 उसके मिलते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया आपके 120। 400 500 से तो बड़ी दूर है अभी।
नहीं तो उसकी अपनी एजुकेशन भी तो थी ना। ओके, एजुकेशन भी शामिल उसका अपना एक्सपीरियंस भी था। मतलब लेट्स सपोज हम एक लेमैन को लेते हैं, एक ऐसे बंदे को लेते हैं जिसके पास एक डिग्री है, बैचलर डिग्री है, बैचलर उसके अराउंड कितने पॉइंट बन जाते हैं? 100 के पास, 90 100 ऐसे उसके बन जाते तो हैं। लेट्स सपोज हम 100 उसके काउंट 100 कर काउंट कर लेते तो हमारे पॉइंट्स बन गए जी 220। हाँ, फिर उसकी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको बराबर ही मिल जाता है। 3 and 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जो होम कंट्री में। हाँ, होम कंट्री, क्योंकि वर्क परमिट में शो किया ना उसने। बिल्कुल ठीक। तो उसके मैक्सिमम नंबर में फर्स्ट किया हम 125 नंबर है मैक्सिमम, वो तो उसको पूरे ही मिल जाएंगे। पूरे मिल जाएंगे। तो 125 ये भी ऐड 125 वो ऐड हो गए, हमारे 345 हो गए। हाँ, वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स पीआर। हाँ। अच्छा, अब उसकी एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। अगर तो उसकी एज है 26-27 साल तो उसको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, मतलब 100 प्लस नंबर मिलेंगे। ओके, तो कितने हो गए? 445 हो गए। 445। और अगर 30 साल एज है तो फिर इतने मिल जाएंगे, 30 साल तक ठीक है। अच्छा, 100 मिल जाता है। हाँ, लेकिन इससे ऊपर जाते जाओ तो नंबर कम होते जाते थोड़े कम। हाँ, अगर 40 प्लस होता जाएगा तो बहुत कम नंबर, बहुत कम हो नंबर। 49 48 पे तो जीरो हो जाएगा। 35 पे भी कम हो जाते हैं। 35 पे ठीक है, मतलब मिल जाएंगे उसका नंबर, लेकिन बहुत नहीं। 100 नहीं मिलेंगे। 100 नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। अब जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, जहां आप अपने नंबरों को बूस्ट कर सकते हैं, वो है आइल्स। ओके, आइल्स बिल्कुल। अगर आपके नंबर 777 8 आ गए, यानी कि 3 में 7 हो गए बिल्कुल और 1 पे 8 हो गए, बिल्कुल ठीक। तो फिर आपको 100 प्लस नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो आप कैलकुलेट करें आप कितना था। बन गए हैं, हमें पीआर मिल गई है। थैंक यू सर, हमें पीआर मिल गई है। हमारे तकरीबन 545 पॉइंट्स हो गए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया होगा प्रॉब्ली उन्होंने, ये CRS कहते हैं स्कोर को। हाँ, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वैसे वेबसाइट भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो होता ये है कि वो जो पॉइंट्स जो गवर्नमेंट दिए होते हैं वो आपने पूरे करने होते हैं, जो हर साल या हर में भी कितने अरसे के बाद वो निकालते हैं वो पॉइंट्स बेस से, कितने अरसे के बाद वैसे नहीं, वो साल महीने में 2 दफा हो रहा होता है। अच्छा, मतलब बार बार चेंज हो रहा होता है? नहीं, चेंज, हाँ, पॉइंट्स थोड़े थोड़े चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन 2 बार आ रहा होता है, क्योंकि इनको साल में 2-2.5 लाख लोग लेके आने होते हैं ना। अच्छा, वैसे ये भी मेरा क्वेश्चन बीच में से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे निकला है कि कनाडा हर साल कितने लोगों को, कितने ओवरसीज लोगों को ले रहा है इमिग्रेशन के थ्रू? हर साल बढ़ रहे हैं। अभी पिछले साल जैसे 4 लाख लोगों को लाया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रोग्राम सबके लिए है ना, ऐसे ही। ओके, बिल्कुल, सबके लिए सेम प्रोग्राम है ये ऐसे। यानी इन प्रोग्राम्स पे कनाडा ने 4 लाख लोगों को पिछले साल लेकर आया पूरी दुनिया से, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। और अप्लाई ऐसे कितने ने किया होगा? अप्लाई कितने ने किया होगा? अप्लाई तो देखिए लाइन में लोग लगे रहते हैं, इससे ट्रिपल। ओके, उससे 4 गुना ज्यादा बल्कि। तो जिसके जितने पॉइंट्स बनेंगे उसको उतना पहले वो प्रेफर करेंगे फॉर द पीआर। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। कई लोग ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं जैसे विजिट कर देते हैं। हाँ, ये मैं इसकी तरफ भी बल्कि आपने याद करवा दिया मुझे कि ये अब इस पे LMI पे थोड़ा सा और अगर कोई चीजें बताना चाहें। हाँ, कि हम इसी को कंटिन्यू करते हैं जी। देखें, जैसे हमने अभी अपने पॉइंट्स कैलकुलेट किए, इस पॉइंट्स में अगर किसी की एज ज़्यादा है और आइल्स भी कमज़ोर है, बिल्कुल ठीक, तो ये 2 बड़े फैक्टर हैं जिससे उसको नीचे कर दिया। नो मैटर कि उसके 120 पॉइंट कैनेडियन LMIA और एक्सपीरियंस की वजह से मिल गए थे, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो 100 नंबर अपनी एज की वजह से गंवा चुका है और आइल्स की वजह से भी 60-70 नंबर गंवा चुका है, बिल्कुल ठीक। तो 500 नहीं हो रहा पूरा। सही है। तो फिर हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि वो कोई कैनेडियन सर्टिफिकेशन कर लें, कोई एकेडमिक्स में कुछ कर लें, हाँ, कोई सर्टिफिकेट ले लें। एजुकेशन भी आ गई उनकी, बिल्कुल ठीक। और फिर वो 1 साल की बजाय 1 साल और काम कर लें। ओके, तो वो 1 साल और के भी नंबर मिल जाएंगे और सर्टिफिकेशन के भी मिल जाएंगे। यानी जब तक नंबर पूरे नहीं होते तब तक यू हैव टू वर्क और यू हैव टू गेट द एजुकेशन सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। और एजुकेशन सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिल जाते हैं? वो 40-50 नंबर उसके मिल जाते हैं उसके। अच्छा, अगर कोई बहन भाई है किसी का तो उसको भी 15 नंबर मिल जाते हैं। ओके, यानी कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स वहां पे रह रहे हैं तो उसके आपको 15 नंबर मिलते हैं। हाँ, और अगर आप यानी कि अगर आपके 3 भाई वहां पे तो 15 प्लस 15 या सबका 15 टोटल? एक ही है 15। ओके, बिल्कुल ठीक। तो एक ही है, चाहे जितने भी बहन भाई हों। बिल्कुल ठीक। और अगर कोई फ्रेंच सीख ले तो उसके भी नंबर, हाँ, फ्रेंच 50 नंबर तक मिल जाते हैं। ओके, 50 तक मिल जाते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर। टेस्ट कर ले पास और फ्रेंच कर ले, बिल्कुल ठीक, तो उसके भी मैक्सिमम नंबर मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वर्क पर सर, ये LMI के बारे में मेरा एक और भी क्वेश्चन था कि आजकल यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना
फ्रॉड हो रहा है LMI के नाम पे। अब अगर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक बंदा LMI के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको एक कंसल्टेंट ने ये कहा है कि यार मैं आपको LMI लेकर देता हूँ, मैं आपको 4-5 महीने के अंदर लेकर दूंगा, आप उस बंदे के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी चेकलिस्ट को वो कंप्लीट करे और किस तरह से उसे पता चल सकता है कि भाई ये बंदा बता रहा है कि इस फलानी कंपनी से मैं लेके दे रहा हूँ। आई एम श्योर आपके साथ इस तरह, आपके पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे रोज़ की बुनियाद पे, तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं कि किस तरह से वो सेफ्टी चेक्स किस तरह से लगाएं, सेफ्टी नेट किस तरह से लगाएं? ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो स्कैम बहुत ज़्यादा लिंक हुआ हुआ है। बिल्कुल, लोग मासूम लोगों से पैसे ले लेते हैं। मुझे हर महीने इस तरह के 2-4-5 केस नज़र आते हैं कि लोगों ने, हाँ पाकिस्तान से ख़ास तौर पे, कि लोगों ने पैसे ले लिए और उनको LMI का वादा कर लिया। सम टाइम उनको LMI का पेपर फेक बना के भी दे दिया और उनको कहा कि हमने अप्लाई कर दिया है आपका वर्क परमिट या आपका इमिग्रेशन डायरेक्ट, तो आपका नंबर आने वाला है। तो बाद में हमें पता चला कि 1.5 साल 2 साल तक उनका अप्लाई भी नहीं कभी हुआ, और जो LMI था वो उनको सिर्फ दिखाने के लिए था। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि आपका कनाडा में अगर कोई है, क्योंकि ये सर्विस कनाडा से जो है वो ये लिंक्ड है, ये फौरी तौर पे चेक हो सकता आपका LMI। ओके, तो आप किसी वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इस बारे में। तो मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता सकता हूँ कि आपका LMI है, ये जेन्युइन है या नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आपको एक कंसल्टेंट ने पेपर दिया, उन्होंने कहा कि आपका LMI हो गया, आप उस पेपर को चेक करते हैं थ्रू सर्विस कनाडा। उसकी भी कोई वेबसाइट है वैसे? सर्विस कनाडा खुद एक वेबसाइट है, वो भी मैं लिंक जो है ना वो इसमें शेयर कर दूंगा। और उसको चेक करने का ये भी तरीका होता है, जब LMI अप्रूव होके आ जाता है तो LMI में ना सारी डिटेल होती है, ओके, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। एम्प्लॉय हम कहते हैं एप्लीकेंट को। बिल्कुल ठीक। तो आप उसको वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है ABC ट्रेडर्स है, फर्ज कर लेते हैं, बिल्कुल यानी रैंडम कंपनी, हाँ कोई भी रैंडम, उसको आप चेक कर लें कि ये कंपनी कहाँ पर है, आप वहाँ पर उनसे कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं कि जी हमारा आपने में बुलाया। असूलन तो LMI जो है ना वो डायरेक्ट ताल्लुक होता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, लेकिन अगर बीच में एजेंट इन्वॉल्व है और आपकी उससे डायरेक्ट बात नहीं है तो आप ज़रूर उसको चेक कर लें और पैसे नहीं दें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, बिल्कुल ठीक, जिनके करीबी जानने वाले असल में जानने वाले ही होते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि गैर को तो कोई पैसे देता नहीं है, थोड़ा बहुत तो जाने वाला होता ही है। बिल्कुल, तो आप जरूर चेक। ओके, सो आपने किसी को भी अप फ्रंट कोई पैसे मतलब या कोई भी इस चीज़ के लिए आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है तो आपने वो नहीं देना है? हाँ बिल्कुल, वो फ्रॉड ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली इट सीम्स लाइक अ वेरी इजी प्रोसेस कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका वो जो लेटर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका LMI हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी बिल्कुल। फिर भी वैसे पाकिस्तानी वेबसाइट पे जाने की भी थोड़ी सी जहमत नहीं करते, किस तरह से हो जाता है? बिल्कुल नहीं करते हैं, सही बात है। पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, मतलब वही बिल्कुल ऐसे सारे पढ़े लिखे ही होते हैं जो LMI के लिए अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली। तो बार ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और फिर वो चाहे मासूम लोगों से पैसे लेके उनको तंग करते हैं बाहर। बिल्कुल ठीक। सर अब हम जाना चाहेंगे, और सॉरी इसका एक और तरीका भी है कि आप देखें जो पोस्ट आप जिस पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप देखें वो जॉब बैंक पे वो पोस्ट लगी हुई थी, वो किस तरह से चेक करें? वो जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाएं। जॉब बैंक इज अ वेबसाइट कनाडा की, हाँ, और वहां पे जाके उसका नाम ही जॉब बैंक है। ओके, वेबसाइट, ठीक है, हाँ जॉब बैंक उसकी वेबसाइट का नाम है। वहां पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसने ऐड डाला है, किस पोस्ट के लिए डाला है, बिल्कुल ठीक, फिर आप उसमें सेलेक्ट हुए थे और आप वो कंपनी का नाम भी वहां पे मेंशन होगा। हाँ, मतलब वो तो आपका डायरेक्ट ताल्लुक है ना उससे। ओके, बिल्कुल ठीक। तो आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, बिल्कुल ठीक, या आपने किसी के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि आप जॉब बैंक पे अपना LMI चेक कर सकते हैं कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। हाँ। और जब आपका लेटर आ जाता है तो आप चेक कर सकते हैं सर्विस कनाडा पे कि ये LMI एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बिल्कुल, क्या ये मेरे नाम का निकला है कि? बिल्कुल ठीक। बहुत डिटेल्ड कन्वर्सेशन होगी, मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और अभी हमने प्रॉबली LMI और वर्क परमिट भी पूरा कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, शायद आगे कुछ आ जाएगा। हाँ, कोई भी आएगा तो आप उस चीज़ को साथ शामिल करते रहेंगे। LMI ये जो है ना ये डायरेक्टली लिंक्ड है PR के साथ भी, तो जब हम अगले उसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वी शुड मूव ऑन टुवर्ड्स इमिग्रेशन नाउ।
तो उसके अंदर हो सकता है कि ये चीज़ें सारी की सारी कवर हो जाएंगी। जी, तो इमिग्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं सर। हमने कुछ यहाँ पे लफ्ज़ सुनने को आते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री और उसके बाद पीएनपी इस तरह की चीज़ें, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा, असल में हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये जो बिल्कुल जो आम चीज़ें हैं ना जिन पे ज़्यादा लोग कनाडा जा रहे हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के अंदर चले जाएं तो बहुत सारे अनगिनत आ सकते हैं। मैं हल्का सा बता दूंगा आपको बिल्कुल हाउ इट वर्क्स। आई मीन कुछ यूट्यूब मिथ्स हैं कि एक मिथ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि भाई कंपनी आपको फ्री वीज़ा देगी, फ्री टिकट देगी, फ्री रिहाइश देगी, फ्री सब कुछ देगी, यू जस्ट हैव टू अप्लाई। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कनाडा के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार है कि कनाडा मुझे फ्री में ले जाए, फ्री में रख ले और फ्री में जाके पीआर भी दे दे और फ्री ही सब कुछ करवा दे और मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बागो बहार कर दे, ऐसा कोई तरीकाकार है? इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलूंगा आपको कि या तो ये इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है, ओके बिल्कुल ठीक, या फिर ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा तीसरा कोई आंसर नहीं है। ओके, यानी कोई प्रोविंशियल प्रोग्राम, कोई इस तरह की डजंट मेक सेंस, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वहाँ इतने लोगों को रिफ्यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं टिकट भी देंगे, टिकट भी देंगे हम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में वर्कर क्लास को ज्यादा यही इसी तरह से लूटा जा रहा है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, जो लोग कह रहे होते हैं ना फ्री है, ये है, वो है, यूट्यूबर्स और कुछ उस तरह के लोग, जी जी बिल्कुल, आजकल हर कोई यूट्यूब पे उस्ताद बन के बैठ गया। जी, वो लोग खुद ही बाद में पैसे मांग रहे होते हैं उनसे। हाँ डेफिनेटली, और वो खुद ही एजेंट भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। एक पाकिस्तानी था तुर्की में, वो कुक या शेफ था, तो उसका प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा था। कुछ हमने उसको स्टैब्लिश किया और उसको अच्छा सा इनविटेशन देके उसका मैंने वीज़ा लगा दिया जी। वो कनाडा में आ भी गया। तो कुछ दिन के बाद मुझे एक वीडियो नज़र आई। अच्छा, उस वीडियो में वो यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहा है। कह रहा जी कनाडा बड़ा आसान है, इसलिए कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैंने ऐसे अप्लाई किया, मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये देखें जी मेरा 10 साल का वीज़ा। उसने वीडियो पे दिखाया वीज़ा। अच्छा, वो उसने इतना आसान कर दिया सब कुछ कि जैसे कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा कहीं नाम नहीं लिया। अच्छा, कोई जिक्र नहीं किया। उसे मैं खुद ही किया। अच्छा, तो वो जो उसका इंटरव्यू करने वाला था उसने भी कहा जी इन्होंने किया और इनके एक्सपीरियंस से हम शेयर करते हैं। हालांकि उसका वीज़ा मैंने लगाया। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसकी सारी चीज़ें मैंने स्टैब्लिश की। तो दिल तो दुखा होगा गालिब। अच्छा चले, हम इतना दिल पे नहीं लेते हैं छोटी छोटी बातें। तो खैर, मैंने ये मिसाल इसलिए कोट की कि ये यूट्यूबर्स का हाल है। बिल्कुल ठीक। कि वो, आप यकीन करें, मेरे पास लाहौर से कितनी बार ना विजिट वीज़े के लिए, दूसरे वीज़ों के लिए जो है इंक्वायरी आई, बल्कि मैंने किए भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनसे बातचीत करने के बाद उनसे पूछा आप क्या करते हैं? अच्छा, तो उन्होंने कहा हम कंसल्टेंट हैं। बाय गॉड, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हम कंसल्टेंट हैं। तो ये हालात है, ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। मैंने कहा ठीक है जी, माशाल्लाह, असल में हमारा तो काम है, कोई भी आए कर देंगे हम। तो इंशाल्लाह हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर हैं तो मेरे से, मैं डॉक्टर, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम तो करेंगे, अगर वो क्वालिफाई करता है तो जरूर करते हैं, नो डाउट। तो आप बैक आपके क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल ठीक। हम इमिग्रेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे थे। इमिग्रेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और एक्सप्रेस एंट्री उसमें डिस्कस करेंगे, पीएनपी उसमें डिस्कस करेंगे। तो सर इसमें 4 वर्ड्स हैं जो मेरे ज़हन के अंदर रेजोनेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस सारे के ऊपर थॉरली आज से हम आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे और उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। एक है जी इमिग्रेशन, एक है जी डायरेक्ट इमिग्रेशन, एक है एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी। सर इन चारों चीज़ों को जो है ना हमारे सामने खोल के रखते हैं। ठीक है जी। देखिए, पहला है आपने बताया इमिग्रेशन। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह भी कनाडा के इमिग्रेंट बनते हैं तो हम उसको इमिग्रेशन कहते हैं। ओके। और दूसरा है डायरेक्ट इमिग्रेशन आपने पूछा, और तीसरा आपने पूछा पीएनपी प्रोग्राम। बिल्कुल। असल में जो इस बात को समझना होगा कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ये एक फेडरल जो है एंटिटी है, ये फेडरल डिपार्टमेंट है। पीएनपी का मतलब होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा के 10 सूबे हैं या स्टेट्स हैं, तो उन्हीं को कनाडा ने कुछ पावर्स दिए हुए हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमें सजेशन दे कि आपको किन लोगों की ज़रूरत है। ओके। आपको
किस सेक्टर में लोगों की ज़रूरत है, आपको आईटी में चाहिए, मेडिकल में चाहिए, आपको बिजनेस में चाहिए, आपको एचआर में चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें दें और आप ही एप्लीकेशन लें। ओके, आपको अगर ठीक लगता है तो हम बेसिकली पहले पीएनपी को हम बिल्कुल पीएनपी को कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप हमें सजेशन दें कि आपको क्या चाहिए, फिर आप ही एप्लीकेशन इकट्ठी करें और फिर आप वो बना के हमें दें तो हम आपको आईटीए दे देंगे। आईटीए का मतलब होता है इनविटेशन टू अप्लाई। ओके, ये सूबे जो हैं वो एप्लीकेशंस लेते हैं? वो लेते हैं, जैसे एलएमआई फेडरल लेता है। एलएमआई तो देखिए इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट ही नहीं है। ओके, सर्विस कैनेडा है, सर्विस कैनेडा का है। यहाँ पे ये एलएमआई एग्जाम्प्ट है। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे एलएमआई का कोई चक्कर नहीं। ओके, पीएनपी में बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो एग्जाम्प्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहरहाल इसमें ताल्लुक है नहीं कुछ ज़्यादा एलएमआई का। तो सूबा है फर्ज किया अल्बर्टा। अब अल्बर्टा कहता है कि जी मुझे जो है कुक लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, शेफ़ चाहिए या मुझे प्लम्बर चाहिए, कोई ट्रेड्स में कुछ लोग चाहिए। तो वो एक लिस्ट बना लेता है कि मुझे 300 लोगों की ज़रूरत है। ओके, फिर वो अनाउंस करता है और पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं अल्बर्टा के उसमें प्रोग्राम में। बिल्कुल। अब वो लोग क्वालिफाई कर गए, उनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एजुकेशन जो आइल्स का स्कोर होता है वो मोर लेस सेम ही होता है। वो सब अगर आप पूरा कर लेते हैं आपका मेरिट बन जाता है। मोर लेस मेरिट वैसे ही बनता है जैसे स्कोर सेम ही है इसी तरह से। उनका स्कोर सिस्टम अपना अलग अलग है। ओके, मिसाल के तौर पे अगर हम अल्बर्टा पीएनपी की हम बात कर रहे हैं तो वो उनका 67-68 है टोटल। लेकिन वो उसी तरह एजुकेशन को वो 15 नंबर देते हैं, 20 नंबर देते हैं, बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस को 20 नंबर देते हैं, 15 नंबर देते हैं। तो वो उस तरह कैलकुलेट होके वो तरीकाकार वही है। तो वो आईटीए जब आता है तो अप्लाई वो आईटीए के साथ वही एप्लीकेशन पूरी लगा के पीएनपी की फेडरल में ही करते हैं और उनकी इमिग्रेशन हो जाती है। अच्छा, ये सम टाइम डिले हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जो सूबे हैं उन्होंने अपनी एक कमेटियां बनाई हुई होती हैं। वो कमेटियां जो है वो इंचार्ज होती हैं हर एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। कि भाई ये जाहिर साहब ये इसकी क्वालिफिकेशन इसके लिहाज से ठीक है, मेरिट तो बहरहाल है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन भी ज़रूरी होती है कमेटीज की। वो सोशल कमेटीज उन्होंने बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक। तो उनका इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर। तो जब वो पूरी चीज़ें हो जाती हैं, आप अप्लाई करते हैं, आईटी आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन टू अप्लाई, तो आप अप्लाई कर देते हैं फेडरल को और आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। अब इसमें आपको वही फैक्टर हैं सारे। आपकी एज क्या है, 4 फैक्टर हैं मेजर, वो सब में ही काम आते हैं इमिग्रेशन के लिए। उसमें सबसे पहले आपका एजुकेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऐसा है वो सबको अच्छा ही मिल जाता है, 3 एंड अबव, चाहे 50 साल भी हो, एक सेम ही नंबर रहते हैं। आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स और आपका एज। एज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी आपके पॉइंट्स कम होते रहेंगे। तो ये पीएनपी के इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपके ये नंबर पूरे नहीं हो रहे होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, खास तौर पे जब आप बाहर के मुल्कों में, क्योंकि देखिए आपका कंपटीशन किससे हो रहा होता है? आपका कंपटीशन हो रहा होता है उन लोगों से जो कनाडा में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अब वो कनाडा में उनके पास कैनेडियन एजुकेशन भी है, उनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है, तो उनके पास 100 नंबर के तो आपसे वैसे ही ज़्यादा है। ओके, बिल्कुल ठीक। राइट, तो वो सुपरसीड कर लेते हैं, आपको सुपरसीड कर देते हैं। तो उस सूरत में अगर आप जॉब ऑफर ले लेते हैं, ये एलएमआई के थ्रू ही होती है जॉब ऑफर। अच्छा, तो वो जॉब ऑफर जो है आपको 50 नंबर दे देती है। ओके, बिल्कुल ठीक। अगर आपकी सारी चीज़ें आइडियल हैं, 100 नंबर सबके हैं, 120 नंबर हैं, मतलब आप 30 साल से कम हैं, मास्टर डिग्री भी है, आइल्स भी आपका 7-8 में हो गया, बैंड आपके आ गए, और आपकी एज भी कम है, एजुकेशन भी सही है, और फिर आप कहीं 470 फेडरल में या इधर आप 60 में आके फंस गए। ओके, फिर आपको जॉब ऑफर के 20 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वो 20 नंबर बूस्ट करके आपको वहीं 67-8 पे ले जाता है। बिल्कुल ठीक। तो पीएनपी प्रोग्राम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। सही है। तो जॉब ऑफर यहाँ पे भी एलएमआई काम आता है एज ए आपके बूस्ट करने में नंबर। अच्छा, अब आपने बेसिकली तो बाय लॉ तो आपको वो जॉब करनी चाहिए क्योंकि आपने वो जॉब ऑफर लिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि आप आते ही पीआर पर हैं, डायरेक्ट पीआर हो गए ना आप, ये इमिग्रेशन हो गई आपकी। बिल्कुल ठीक। अनलाइक वर्क परमिट तो आपको 2 साल के लिए वहां पे रहना ही होता है जब तक आप पीआर अप्लाई नहीं करते। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें आप पीआर ही आ जाते हैं, पीएनपी में भी और दूसरे में भी। ओके।
अब हम इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट इमिग्रेशन। बिल्कुल ठीक है, अब हम डायरेक्ट इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप सीधे पीआर आ गए। बेसिकली डायरेक्ट इमिग्रेशन इस चीज को कहते हैं कि आप डायरेक्टली पीआर के ऊपर ही आ रहे हैं, लैंड ही पीआर। ओके, यानी आपके पॉइंट्स पूरे हो गए और आप जो वहां पे लैंड कर रहे हैं वो पीआर आपको पहले से मिल चुकी है या वहां पहुंच के मिलेगी? आप क्वालिफाई कर गए तो आपको मिलेगी तो वहीं पर ही, ठीक है। लेकिन आप समझे आप लैंडेड तो इमिग्रेंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इमिग्रेशन। हाँ लैंडेड इमिग्रेंट भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, लैंडेड इमिग्रेंट भी कह सकते हैं। आप लैंड करेंगे एज इमिग्रेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये या तो ये इन लोगों को मिलती है या जो लोग शादी करके जाते हैं, ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, उनको मिलती है। अनलकी पीपल या लकी? मैं तो कहूँगा सुपर लकी। उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना उनको आइल्स करना पड़ा, ना बिल्कुल ठीक, लेकिन शादी होगी ना? शादी हो गई। तो ये शादी के अपने कॉन्सिक्वेंसेस, शादी के अपने कॉन्सिक्वेंसेस। तो anyways, तो ये हो गया पीएनपी। ओके, तो फिर डायरेक्ट इमिग्रेशन और एक्सप्रेस एंट्री में क्या फर्क? अच्छा, अब एक्सप्रेस एंट्री देखिए नाम से जाहिर हो रहा है। एक्सप्रेस एंट्री, अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक महीने में मोरलेस 2 बार ड्रॉ हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक। अब कनाडा जो 4 लाख लोगों को बुला रहा है, मोस्ट ऑफ देम इमिग्रेशन पे बुला रहा है ना, ये विजिट वीजा, ये इमिग्रेशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल ठीक। तो 4 लाख लोग इसी के थ्रू आने हैं। अब वो एक ड्रॉ कर रहा है, उसमें 20,000 लोगों को बुला लिया, एक ड्रॉ किया उसमें 10,000 लोगों को बुला लिया, उसमें 25,000 को। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फेडरल जो हमारा डिपार्टमेंट है, एक्सप्रेस एंट्री आपने अप्लाई किया, आपके नंबर हो गए पूरे। 125 नंबर अगर आपके एजुकेशन में, 125 ही आपकी एज के बन रहे हैं, 125 ही आपके आइल्स में बन गए, 125 ही आपके एक्सपीरियंस के बन गए, ओके, तो आपके 500 हो गए पूरे। 500 पूरे हो गए, राइट। आप अप्लाई करें, आपका 500 मेरिट बना। मेरिट इस तरह बनता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है और जितने लोगों को ये ले रहे होते हैं, 10,000 लोगों को लेना है। ओके, और जो 10,000 में से 999 वाला लास्ट बंदा होता है ना, उसके जितने नंबर होते हैं टॉप से वो ही मेरिट बन जाता है। ओके, इसका कोई फार्मूला नहीं है कि ये इतना मेरिट बनेगा। ये कोविड के बाद जब पहली बार खुला तो ये 557 था, उसके बाद ये 525 हुआ, 496 हुआ, 482 पे भी आ चुका है, 486 पे भी आ चुका है। फिर जम करके वापस चला गया। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया और कितने लोगों ने अप्लाई नहीं किया। जब ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो मेरिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक, 500 के आसपास रहता है आज। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली जहाँ तक अभी भी मैं इसे गैदर कर रहा हूँ, डायरेक्ट इमिग्रेशन और एक्सप्रेस एंट्री काइंड ऑफ सेम थिंग। बिल्कुल ठीक। तो एक्सप्रेस एंट्री इन्होंने कर दिया, इन्होंने ये प्रोग्राम चेंज किया। इमिग्रेशन के कुछ और भी प्रोग्राम है। एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली यही कि आप जब वहाँ पे जाएं तो आपको इमिग्रेशन मिल जाए, तो उसको आप एक्सप्रेस एंट्री कहेंगे। इसको ऐसे मैं कहूँगा एक्सप्रेस एंट्री कि आपके पॉइंट्स पूरे हो गए, अब आप फास्टर वे से कनाडा इमिग्रेंट बन। ओके, बिल्कुल ठीक। विद इन सम मंथ, मतलब 3-4 मंथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरिट पूरा हुआ आपका, 400-500 नंबर हुए, आपने अप्लाई किया, आपका नाम आ गया, आप अप्लाई तो आपने किया, प्रोफाइल आपका लग गया, आपको इनविटेशन आ जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट जमा कराएं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो दोबारा कर लें सवाल आप। पीएनपी, एक्सप्रेस एंट्री, इमिग्रेशन, डायरेक्ट इमिग्रेशन, मेरे ख्याल में हम चारों कवर कर चुके हैं, क्योंकि नहीं अभी तो ये काफ़ी इसमें चीज़ें हैं। ओके। अच्छा, एक्सप्रेस एंट्री की हम बात कर रहे थे। ये एक तो ये फास्टर है, नाम से जाहिर हो रहा है एक्सप्रेस एंट्री। ओके, ये जैसे बताया आपको कि महीने में 2 बार इसके ड्रॉ हो रहे होते हैं। ओके, इसमें कोई कमेटी इन्वॉल्व नहीं है, अनलाइक जो पीएनपी प्रोग्राम है कि जो फैसला करेगी कि नहीं अभी हमें इन लोगों को जरूरत है। वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे उनको कुछ खास लोग बनाने हैं, खास लोगों को नहीं बुलाना है, चाहे उनका मेरिट बन भी गया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक, राइट। ओके। एक्सप्रेस एंट्री इन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाया है कि इसमें जिसके पास मास्टर डिग्री है, जैसे आप MBA हैं, ओके, और मेरे पास इंजीनियरिंग है, okay. या मेरे पास लॉ की मास्टर डिग्री है फर्स्ट किया, तो मेरे भी वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके भी वही पॉइंट्स हैं। तो सब्जेक्ट जो स्पेसिफाई नहीं हुआ, नंबर स्पेसिफाई हो गए। तो अब एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सिंपल किसी के पास MA इकोनॉमिक्स है, तो उसके भी उतने ही पॉइंट्स हैं। ओके, बिल्कुल ठीक, सब्जेक्टिव नहीं है ये। PNP है वो अपनी पसंद के लोगों को लेते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। इस बार उन्होंने कहा कि जी हमने प्रोग्रामर लेने हैं, इस बार उन्होंने कहा हमने ये कुछ और लेना है। इधर प्रोग्रामर भी उसी रेस में शामिल है, प्लस भी है इसका और माइनस भी है, बिल्कुल, क्योंकि रेस बड़ी है। ये भी सर्विस कनाडा ही कर रहा होता है।
नहीं, ये तो आप IRCC कर रहे IRCC कर हो, वो LMI करता है सिर्फ। बिल्कुल ठीक। इमिग्रेशन तो IRCC ही करेगा। ओके, इमिग्रेशन सारी IRCC, और IRCC की भी वेबसाइट है, हाँ जी, वो भी मेंशन करते हैं जी बिल्कुल। PNP की सेपरेट वेबसाइट हाँ है? जी, हर सूबे की अपनी वेबसाइट भी है। ओके, और वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स जितने भी हैं, यानी कि लेट सपोज अगर मुझे ये कोई कहता है कि यार अल्बर्टा में ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, ज़रा चेक करो, तो आई गो टू अल्बर्टा साइट और वहाँ पे PNP उनके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, एवरीथिंग इज देयर। बिल्कुल ठीक, सही। तो एक्सप्रेस एंट्री की आप बात कर रहे थे जी, तो अगर सब चीज़ें उसकी ठीक हैं, 125 नंबर है, 500 नंबर उसके पूरे हो गए, तो वो क्वालिफाई करता है। ओके। लेकिन अगर वो कहीं, मैंने देखा है कि अभी मेरे पास एक केस था, वो लड़का, उसके IELTS में 8 नंबर हैं, अच्छा, और CLB 9 कहते हैं उसको, बिल्कुल ठीक, और उसका एज भी 26 है, ओके, और उसका एक्सपीरियंस भी 3 साल का पूरा हो गया, मैक्सिमम उसको मिल गए, एवरीथिंग उसकी फाइन, और वो 475 पे 1.5 साल से बैठा है। अच्छा, ओके, मुझे लगता है वो 1.5-2 साल और भी बैठा रहेगा शायद, मुझे ऐसे लगता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो जॉब ऑफर ले लेता है, हम एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहे हैं, तो वो फौरन क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि 50 नंबर, यानी कि अगर LMI ले लेता है 50 नंबर मिनिमम, 50 नंबर की LMI ले ले, तो वो फौरन ही 525 नंबर पे जाके पहले ड्रॉ में उसका नाम आ जाएगा, ओके, और वो क्वालिफाई कर जाएगा। और जब ये क्वालिफाई कर गया तो विद कपल मंथ, जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर उसके कपल ऑफ मंथ्स के बाद आपको PR मिल जाती है, आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, आप लैंडेड इमिग्रेंट होते हैं वहाँ पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बस फिर वो ये कहते हैं कि आप अपना मेडिकल कराएं, आप अपना पुलिस रिपोर्ट लें, थोड़ा सा फंड शो करें कि आप सेटलमेंट फंड है आपके पास, और आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट दें, वो एलिजिबिलिटी जो भी होती है वो भी तो उन्होंने इंश्योर करनी होती है। बिल्कुल, सारा क्राइटेरिया पूरा कर। हाँ, वो 2-4 महीने उसमें लगाते हैं, वो दे देते हैं। सो PNP भी कवर हो चुका है, एक्सप्रेस भी कवर हो चुका है, इमिग्रेशन, डायरेक्ट इमिग्रेशन का जो डिफरेंस है वो भी हमें पता चल गया कि उन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर कोई भी आपके और क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और उसके भी हम लोग आपको आंसर दे सकते हैं। इवन हम सर का जो कांटेक्ट है वो भी शेयर कर देंगे, और आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा वहाँ पे बैठ के और ये सारे के सारे प्रोसेस को बहुत करीब से देख रहा है, उसके लिए चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा ज़्यादा बेहतर होती है। तो दैट वी कैन डू एज वेल। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब हम इमिग्रेशन के टॉपिक पर हैं डायरेक्ट, तो उसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि एक इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले, उसका प्रोग्राम का नाम है केयर गिवर कैटेगरी। केयर गिवर कैटेगरी, हाँ, बेसिकली वो वर्क परमिट है जो कि 2 लोगों के लिए होता है। एक तो होता है बूढ़ों के लिए, उसका है नाम पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ओके, और एक होता है बच्चों के लिए, उसका नाम है नैनी प्रोग्राम। ओके, ये दोनों LMI है? ये LMI नहीं है बेसिकली, लेकिन ये वर्क परमिट, यही प्रोग्राम ऐसा है जो LMI एग्जाम्प्ट है। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो LMI की ही तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा डिटेल में है। ओके। अच्छा, इस प्रोग्राम की ब्यूटी ये है कि इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी इंश्योर नहीं करनी होती आगे जाकर, जो कि हमें वर्क परमिट में थी। बिल्कुल कि आपको अपने पॉइंट्स पूरे करने थे एट द एंड ऑफ योर वर्क। बिल्कुल ठीक। ये 2 साल का होता है, लेकिन 2 साल में आपको डिफॉल्ट आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। सही, बिल्कुल। आपको अप्लाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप जब लैंड करते हैं वहाँ पे आप अप्लाइड स्टेटस पे जाते हैं इमिग्रेशन की। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। इस तरह तो वैसे मेरे ख्याल में बहुत सारी कैटेगरीज होंगी जिसमें आप जा सकते हैं। नहीं, बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड। हाँ, फेडरल में तो सिर्फ यही है। अच्छा, सिर्फ यही है। और अगर हम PNP प्रोग्राम्स में बात करें तो अल्बर्टा में उन्होंने कुछ ऐसे वर्क परमिट दिए हैं कि जी आप वहाँ पर काम पर जाएं, 1 साल काम करें, ओके, 1 साल के बाद खुद ब खुद आप PR हो जाएंगे। ओके, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर दैट। अप्लाई तो करना होगा, नंबर पूरे नहीं करने होंगे, आपको एलिजिबिलिटी इंश्योर नहीं करनी होगी। आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि आप 1 साल काम करें। ये कौन सा प्रोग्राम है वैसे? अल्बर्टा का प्रोग्राम है, RINP कहते हैं, RINP प्रोग्राम, RINP।
ये किस चीज़ का एब्रीवेट बन जाता सर? ये रूरल कुछ प्रोग्राम है इनके, हम सर्च कर रहे रूरल ओके, इमिग्रेशन प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अल्बर्टा में यू कैन ओनली सेटल इन अल्बर्टा। ये सिर्फ अल्बर्टा के लिए, आप कहीं और नहीं जा सकते। अल्बर्टा ने खुद डिजाइन किया ये प्रोग्राम। ओके, काम भी आपको वहीं पे करना पड़ेगा। काम, हाँ, इसके वहाँ रहना होगा 1 साल, वहीं पे काम करना होगा, और 1 साल के बाद आपको ऑटोमेटिकली वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट सेम है। मतलब आपको आइल्स भी करना होगा, आपकी एज भी 50। हाँ, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको RINP के थ्रू अल्बर्टा बुला रहा है। एग्जैक्टली, उसके बाद आपने वर्क परमिट लेना है। वर्क परमिट पे बुला रहा है, बाद में नहीं लेना, वर्क परमिट पे ही आप जा रहे हैं। ये ही वर्क परमिट है बेसिकली। हाँ, ये वर्क परमिट है उस प्रोग्राम के अंडर। बिल्कुल ठीक। इसमें सिर्फ अच्छी चीज ये है कि बाद में आपको एलिजिबिलिटी इंश्योर नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक। बाद में, वरना लोगों को अपने 500 नंबर पूरा करना मुश्किल होता है। सर, इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब इसमें मेरा एक और बड़ा मासूमाना सा आपसे सवाल है। वो मासूमाना इसलिए क्योंकि बड़ा सिंपल है, लेकिन मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट कि यार इन चीज़ों में फ़र्क क्या है। कई लोगों को लगता है कि 3 वर्ड्स हैं फिर से, PR, रेजिडेंसी और पासपोर्ट। कई लोगों को लगता है कि जो PR है वो ही सब कुछ है, पर उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये वो सब कुछ नहीं है। दैट्स ओनली वन थ्रेशोल्ड दैट यू क्रॉस। उसके बाद फिर पासपोर्ट के लिए और भी चीज़ें हैं। तो 3 वर्ड्स हैं, PR, रेजिडेंसी और पासपोर्ट। सबसे पहले मैं PR और रेजिडेंसी की बात करूंगा कि क्या PR और रेजिडेंसी सेम चीज़ है? हाँ जी, ओके, ये तकरीबन सेम चीज़ है। देखिए, आप वंस यू आर, PR का मतलब क्या है? PR का मतलब परमानेंट रेजिडेंट। परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। ओके। आपके पास PR है, आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए। परमानेंट रेजिडेंट जो होते हैं वो 5 साल के लिए आपके पास एक मौका होता है कि आप 5 साल वहाँ रह सकते हैं। 5 साल के लिए आप वहाँ पे लीगल है। और उस PR के ऊपर क्या आपको पासपोर्ट के वो बेनिफिट्स मिलते हैं कि इफ़ यू कैन, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कनाडा के पासपोर्ट के ऊपर आप लोग 100 एंड सम कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री, क्या आप उस PR के ऊपर भी कर सकते हो या उस पर नहीं कर सकते? नहीं। ओके। लेकिन जब आपके पास PR होता है और आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको पता होता है ये तो पहली परमानेंट रेजिडेंट है इस कंट्री का, तो 95-98% आपके चांसेस होते हैं वीजे की हसूली दूसरे मुल्कों की इजी हो जाती है। वीजा बाहर मिल जाता है आपको। ओके। हेल्थ बाकी सब बेनिफिट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट, वो सबको मिलते हैं। इवन कि आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, किसी को शादी कर लें तो वाइफ को भी बुला सकते हैं। ओके। और ये आपको इसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। लेकिन अगर आप 5 साल में 2 साल कनाडा में रहते हैं, तो ये अगले 5 साल के लिए दोबारा वैलिड हो जाता है। यानी हाँ, इसकी तरफ आते हैं कि यानी इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं इसकी लिमिट। हाँ, 5 साल के बाद 2 साल रहेंगे तो 5 साल के लिए और हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चले, एक तो डाउट क्लियर हो गया कि PR और रेजिडेंसी सेम थिंग है, पर परमानेंट रेजिडेंसी और रेजिडेंसी सेम थिंग है। उसके बाद आते हैं हम पासपोर्ट की तरफ। PR, इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसको समझने की कोशिश कर, जैसे कि बहुत आम तौर पे ये सवाल होता है कि इसके PR के बेनिफिट्स क्या हैं? बिल्कुल, राइट। तो इसके मोर और लेस सारे ही बेनिफिट हैं जो कि कैनेडियन सिटीजन के होते हैं। ओके, बट मोर और लेस क्या वोट डाल सकते हैं आप PR पे? हाँ, वोट नहीं डाल सकते हैं। वोट नहीं डाल सकते आप, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, और उसके बाद आप के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ट्रैवल भी उतना फ्रीली नहीं कर सकते, आई गेस, जितना पासपोर्ट। ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 साल वहाँ गुजारने होते हैं। और आपको ऐसी कंट्री जहाँ वीज़ा रिक्वायर्ड है, आपको वीज़ा लेना पड़ता है। ओके, बिल्कुल ठीक। तो आपको एक एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हैसल होगी, हाँ, जो कि पासपोर्ट पे नहीं होगी। उसमें तो 196 कंट्री हैं तकरीबन, बिल्कुल, जिनको चाहिए नहीं। मेरे ख्याल 207 तो टोटल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही। 2-4 मुल्क वही रह जाते हैं जहाँ आप जाने नहीं चाहते। हाँ, बाकी तो सारे मुल्कों में जा सकते हैं। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि न्यूजीलैंड जो है वो कुछ पेपर वर्क करवाता है, वो देता नहीं है किसी को डायरेक्ट वीज़ा नहीं देता है, मतलब किसी भी पासपोर्ट को, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके। और ऑस्ट्रेलिया भी शायद सही है कि आपको कुछ ना कुछ वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट करनी है। बिल्कुल ठीक। तो PR को हमने कवर कर लिया। हाँ जी। ओके, अब चलते हैं पासपोर्ट की तरफ। जी बिल्कुल। PR और पासपोर्ट में क्या फ़र्क है? PR जो है वो 5 साल के लिए होता है। ओके। और उसको आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। ओके। पासपोर्ट असल में आप कहना चाह रहे हैं सिटीजन।
ओके, हाँ, बेसिकली सिटीजन आप तब होते हैं जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है। हाँ, पासपोर्ट में हम आखिर में आएंगे। आखिर में आएंगे, ओके। तो सिटीजन और पीआर में फ़र्क ये होता है कि सिटीजनशिप वंस फॉर एवर होती है। ओके, आपको उसको रिन्यू नहीं कराना पड़ता। नेवर। आपने उसको एक बार बना लिया, वो वंस फॉर एवर है, और उस पे आप कहीं पे भी रह सकते हैं। और सिटीजन को पासपोर्ट मिलता है, पीआर को पासपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, कैनेडियन पासपोर्ट नहीं मिलता उसको। ओके। आपको अगर आज आपको सिटीजनशिप मिल गई तो आप सिटीजनशिप लेके घर जा रहे हैं, रास्ते में ही पासपोर्ट बनने देते हैं। बिल्कुल ठीक, फौरन ही आप जो है ना वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी हमारे दोस्त अक्सर ऐसे करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो इतना मतलब वेट भी नहीं करते हैं, कहते हैं पासपोर्ट लें ताकि दुनिया में तो जा सकें। अच्छी बात भी है। बिल्कुल, हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू इस वक्त आपको पता ही है। असल मसला ये है, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आपको पता है ट्रैवलर की एक साइकी होती है कि यार आई एम अ फ्री नोमैडिक काइंड ऑफ सिटीजन, तो मुझे ये चीज़ चाहिए कि मैं जिस भी मुल्क में जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है विदाउट एनी हैसल। कोई मेरे पासपोर्ट को देख के तो शक्लें नहीं बना रहा, कोई बंदा मुझे शन नहीं कर रहा कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो इसी वजह से भी काफ़ी लोग जो हैं वो कनाडा में या किसी और मुल्क में इंटरेस्टेड होते हैं, पासपोर्ट के लिए आए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि आपको पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो इस टाइम पे बहुत डिक्रीज कर चुकी हुई है। जी, अच्छा, ये जो सिटीजनशिप है पासपोर्ट से जो पहले, वो मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने जो भी सुनने वाले हैं और जिनको भी ज़रूरत है इस नॉलेज की, कि वो 2 साल तो उनको रहना ही होता है पीआर पर। ओके, 2 साल की बजाय वो 3 साल रह लें। अच्छा, हाँ, आउट ऑफ 5 ईयर उनको 2 साल रहना है पीआर को वैलिडिटी को बरकरार रखने के लिए। ओके, अगर वो 3 साल रह लेते हैं तो वो क्वालिफाई करके उस सिटीजनशिप। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं कि पीआर के बाद आपने 3 साल गुजार लिए अगर 5 साल के अरसे के अंदर अंदर, तो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम द सिटीजन ऑफ कनाडा। और अगर आप 3 साल समहाउ पूरे नहीं कर सके तो फिर आप अपना जो पीआर है उसको 5 साल के लिए रीन्यू करवाएंगे, और रीन्यू करवा के वो साल दोबारा पूरा करेंगे या फिर दोबारा से 3 साल? फिर दोबारा से 3 साल। ओके, फिर दोबारा से 3 साल, क्योंकि वो 5 साल गुजर गए ना। बिल्कुल ठीक। तो 5 साल में 3 साल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, यानी किसी भी 5 साल के अरसे में आपको 3 साल वहां पे पूरे करने पड़ेंगे, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ कनाडा। जी बिल्कुल। और वंस यू गेट द सिटीजनशिप देन यू गेट द पासपोर्ट। हाँ, और वो जब आप सिटीजन हो गए फिर आपके लिए ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप क्यों इतने अरसा रहे, आपको कुछ भी आपको दोबारा रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। सिटीजन हो गए, पाकिस्तान में रहते रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, रह सकते हैं, मतलब सही है, बिल्कुल ठीक। और जैसे काफ़ी लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में। और सिटीजन को एक और एडवांटेज ये होता है कि वो कहीं भी रह रहा हो तो उसको कैनेडियन पेंशन ज़रूर मिलती है, वो उसके अकाउंट में आती है। ओके, आफ्टर अ सर्टेन एज, 65 साल के बाद। 65 साल के बाद, ओके। तो जब रिटायर्ड हो जाता है तो पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। अगर उसने कोई काम किया वो तो अलग है ही है। गवर्नमेंट की एक पेंशन होती है जो सबको मिलती है। वैसे कितनी होती है? तकरीबन $2000 $2000 पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ। अच्छा, दैट्स काइंड ऑफ इनफ। हमारे मेरे जानने वाले हैं, वो अभी लाहौर में वापस शिफ्ट हो गए, तो मियाँ बीवी दोनों 65+ हो गए। ओके, तो उन दोनों को एक को तो 2000 से थोड़ी ज़्यादा मिलती है। किसी ने ज़्यादा अच्छी जॉब की है तो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है अगर कोई बहुत ही अच्छी जॉब थी तो वो अब इधर सेटल हो गए और उनको जो उनकी पेंशन मिलती है उनके लिए मेरा ख्याल मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ। $5,000 उनको मिलता है क्या 11। वैसे ये पिछले 10-20 साल में कम हो रही है या उतनी ही है जितनी की मिलती थी पहले? आज से 20 साल हुआ है, पहले भी कनाडा में इतनी ही पेंशन मिलती थी या इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से कम? नहीं, देखें, पेंशन जो होती है ये आपकी सैलरी पर डिपेंड करती है। ओके, राइट। और सैलरी जो है 20 साल पहले तो कनाडा में $8 थी मैं जब गया था पर आवर। अभी 16.50। तो डेफिनेटली पेंशन भी कम होती है, डबल होती है ना। तो ये बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये लिंक की हुई है उन्होंने अपने सैलरी के साथ और महंगाई के साथ, सिस्टमैटिक लाइक एवरीथिंग एल्स। हाँ, बिल्कुल ठीक, नाइस। तो ये आपको मिलती रहेगी नो मैटर आप कहीं भी रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वहाँ पर आप ऐसे इमिग्रेंट रह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट, तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मतलब बच्चों के पैसे मिलते हैं, EI मिलती है। EI होती है बच्चों के लिए। वैसे क्या बेनिफिट मिलते हैं? देखें, कैनेडियन कहते हैं कि जो भी बच्चा कनाडा में बॉर्न हुआ या कैनेडियन रेजिडेंट है परमानेंट,
तो वो पहले हमारा बच्चा है कनाडा का, बाद में आपका है, यानी स्टेट का है और बाद में बाद में आपका है। तो वो कहते हैं कि हम इनको जो है इनके खर्चे में हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी एक्सपेंसेस के ऊपर हो रहे हैं। तकरीबन $500 से लेके $600 पर बच्चे को मिलते हैं पर मंथ। अच्छा, एट द एज ऑफ 18। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो सबको ही मिलते हैं परमानेंट। 18 के बाद उसकी एजुकेशन, 18 के बाद वो बड़ा हो जाता है तो फिर हार्ड वर्क हो जाता है उसके लिए भी। बिल्कुल ठीक। कनाडा जो है ना वो मजाक से हम कहते हैं कि 2 लोगों के लिए बेहतर है, बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक। तो बीच वालों को तो स्ट्रगल और मेहनत ही करनी पड़ती है। ये भी जानना लोगों के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है और बड़ी बिजी लाइफ है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपका ये वर्क परमिट हो जाएगा और आप वहाँ पे चले जाएंगे और उसके बाद आपकी जितनी स्ट्रगल्स हैं, सॉरोज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज स्ट्रगल लाइक यू हैव टू स्ट्रगल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मे बी मोर देन पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इससे। देखिए कहीं पे भी आप जाएं, आप जब लाइफ अपनी शुरू करते हैं तो स्ट्रगल तो थोड़ी होती है, राइट, करनी भी चाहिए। वो स्ट्रगल आपको जो है वो सिखा भी रही होती है बहुत कुछ। कनाडा में मैंने ये देखा है, मेरे पास एक सर्वे मैंने खुद ही किया कि 15 साल पहले मैं एक बिज़नेस करता था तो मेरे पास बहुत लोग आए गए, उसमें तकरीबन 100 के पास लोग आए गए। और वो कुछ उसमें ड्राइवर थे, कुछ पिज़्ज़ा डिलीवरी करते थे, कुछ लोग कुक थे, हेल्पर थे, फ्रंट पे काम करते थे। 100 के करीब लोग 15 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले मैंने उन सबको एक बार बुलाया और देखा, तो आप बिलीव करें उसमें से 98 दे वर वेरी वेल सेट। सबके अच्छे घर थे, सबके पास अच्छी गाड़ियाँ थी, कईयों के बच्चे बड़े हो गए, वो बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे थे। वो खुद को, उनमें से बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में चले गए, कईयों लोगों ने जो है बिज़नेस किए, वो बिज़नेस उनके महंगे हो गए, उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ थी, वो 4 गुना प्राइस बढ़ गई, तो ऑल मिलियनर बन गए। तो कनाडा में ऑलवेज स्ट्रगल नहीं है, एक टाइम आता है कि आप सेट हो जाते हैं। 10 साल में मैंने देखा बहुत लोग बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं। मतलब आपकी बातों से मैं ये गैदर कर रहा हूँ कि हार्ड वर्क पेज ऑफ मोर एज कम्पेयर टू इट पेज ऑफ इन पाकिस्तान। ओह यस, 1000 टाइम्स। ओके, यस, दैट्स द पॉइंट। सर थोड़ी सी गोरों के बारे में बात करें आपसे। हाँ जरूर। थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट हो गया क्योंकि टॉपिक तो हमने कवर कर लिया हुआ है सारा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई भी क्वेश्चन बचा है। तो वैसे आपको बहुत अरसा हो गया कनाडा में जी, आपने गोरे को कैसा पाया है? बड़ा सिंपल सा आपसे मैं सवाल करूंगा ऑन अ लाइटर नोट। गोरा जी, देखिए जो असली गोरा है जी, अब रंग गोरा है अगर उसका, और वो है देसी नहीं, इन कंट्रीज का जो कि रशियन है या सेंट्रल एशिया के हैं, बिल्कुल ठीक, तो वो असल में गोरा नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम ये समझते हैं कि फिनलैंड और ईस्ट यूरोपियन वो हमें गोरा नज़र आता है, लेकिन वो कैनेडियन से बड़ा मुख्तलिफ है। जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे टोरंटो है, वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है और ओटावा है, वहाँ पर मिक्स गैदरिंग है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मल्टीकल्चरल, बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरल है। अब ये फ़र्क वहाँ पे है नहीं, उनको भी पता चल गया कि इनके बगैर हमारा और हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं है। अगर आप नेचर का पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छी नेचर है। कैनेडियन जो हैं वो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट हैं। गोरे जो हैं, आप जा रहे हैं आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने देखा है सिर्फ दुकानों पे जो मुलाजिम होते हैं वही दरवाज़ा खोलते हैं आपके लिए, राइट। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे वर्ड Canadians are the nicest people in the world. Is there something true to that? मुझे लगता है कि शायद अब ऐसा ही है। पहले ये अमेरिकन के लिए था, लेकिन अमेरिका में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ऐसी हुई तो वो थोड़ा चेंज हो गए। बिल्कुल ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में ऐसा नहीं हुआ, और अल्लाह करे ना ही हो। तो कनाडा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपके टैलेंट की कदर करते हैं। देखें, इतनी कनाडा की ब्यूटी है कि मैं और आप जैसे लोग वहाँ पर बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, और कैनेडियन जो गोरा है वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है, राइट। अगर वो किसी और कंट्री में हो, जैसे एशियन कंट्री है, तो हो सकता है वो आपकी गाड़ी में पत्थर मारते जेलसी में। बिल्कुल ऐसे ही है। या कम से कम इतना फिक्रा तो बोल दे, आराम दी लगी।
तो मैंने देखा कि वो लोग टैलेंट की कदर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। 1-2% एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो तो फिर हर सोसाइटी, लेकिन वो शहरों में नहीं है। बिल्कुल ठीक, वो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में, रूरल एरिया में है। तो वहाँ पे कोई एक दो का ऐसे लोग होंगे, वो भी 1-2 लोग 100 में से। ऑल टुगेदर मिला के बहुत अच्छे लोग हैं। और you ever had to face racism in Canada? ऑनेस्टली 20 साल में मुझे रेसिज्म कभी सामना नहीं हुआ। अच्छा। एक बार, अब मैं क्योंकि ऑनेस्टली भी बात कर रहा हूँ, एक बार मैं कोई 2010 की बात है, तो मैं एक हाईवे से रोड के ऊपर आया, तो मैंने पीछे नहीं देखा। पीछे से गाड़ी तेज आ रही थी, तो उसने थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ बोले कि भाई तुम लोग, वो तमीज़ नहीं है, ये वो है। लेकिन ये 21 साल में एक बार हुआ। 21 साल में, और उसमें मेरा फॉल्ट भी था, क्योंकि वो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं उसकी लेन में आ गया और मैंने पीछे देखा नहीं, और उस वहाँ पे अब गाड़ियाँ स्पीड में ही चल रही होती हैं, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो लोग नहीं बचाते हैं इस तरह जिस तरह हम यहाँ बचाते हैं। यहाँ तो मेरिकल हो रही है ट्रैफिक। हाँ, यहाँ पे तो इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं, फिर भी नहीं लग रहे, जादुई तौर पे चल रही है। हाँ, अजीब है, मतलब अनबिलीवेबल। हाँ, वो देखें तो हैरान हो जाए। तो ये हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत फ्रीक्वेंट जाता हूँ यूएसए, मेरे भाई रहते हैं, तो वहाँ हम मतलब विजिटर होते हैं, तो वहाँ हमारे साथ 4-5 दफ़ा हो गया। एग्जैक्टली यही कंपेयर किया जाए यूएसए में और कनाडा में, तो आई थिंक कनाडा में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। 21 साल में एक दिन, वो भी मेरी गलती थी। और लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके साथ 20 साल में कभी भी नहीं हुआ। मेजॉरिटी ऑफ देम, हाँ, कभी भी नहीं हुआ। 90% कोई कंप्लेन नहीं है। 1-8% कोई लोग होते हैं, कभी इंसान का कभी मूड भी खराब हो सकता है। बिल्कुल ऐसे, एज ए कम्युनिटी वो ऐसे नहीं है। ओके, अगर ये सवाल है आपका, बिल्कुल ठीक। तो रेसिज्म नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी और बेटा जिस क्लास में जाते हैं, वहाँ तो गोरे माइनॉरिटी लगते हैं कि देसी इतने ज़्यादा हैं शहरों में। बिल्कुल ठीक। वो लगते हैं माइनॉरिटी। बिल्कुल ठीक। हम लोगों का तो कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। खैर सर, हमारा टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। अब ज़रा हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। आप पिछले कोई मेरे ख्याल में 20 दिन तो हो गए पाकिस्तान में, तो कितनी देर बाद इस दफ़ा पाकिस्तान चक्कर लगा है? मेरा जी हर साल लगता है अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर। मैं पिछले साल नवंबर में इधर ही था। ओके। और कोई एवोल्यूशन फील कर रहे हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? मुझे लगता है लाहौर में तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेटर हैं। अच्छा, पहले से? हाँ, पहले से बेटर है। ओके। तो लोग, एजुकेशन बड़े अच्छी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। जैसे अभी हमारे सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वो लम्स में वो तो आपने देखा ही होगा। तो मुझे ऐसे लगा कि वो आप जो है लोगों को नॉलेज ज़्यादा है, हाँ, बात करना आ गया है, अपने राइट्स का पता चल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग अवेयर मोर एंड मोर। हाँ, बहुत चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया कितने सालों से काम कर रहा है, तो उसका बहुत इफेक्ट है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल चेंज मुझे फील हुआ। ग्रेजुअली जब भी मैं आ रहा हूँ, पहले से मुझे ज़्यादा लगता है। पिछले साल से इस साल ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो आप लोग वहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको वॉच करते रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या वहाँ के लोगों का ख्याल है इस बारे में? नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ पे, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, बेसिकली इस मुल्क को ओवरसीज़ चला रहे हैं। बिल्कुल, देखें, जिसको हम वोट का भी राइट नहीं देते। बिल्कुल, मेरा थोड़ा सा ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल लोगों से है। बिल्कुल, मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में मेंबर भी हूँ उनका। मैं ये समझता हूँ, कुछ गैदरिंग सोशल जितनी भी होती हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है वहाँ, कि हम लोग वहाँ रहते हैं लेकिन हमारे दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं ऑनेस्टली। तो हम लोगों को बहुत फिक्र होती है, कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो हम बहुत ज़्यादा, पिछले दिनों जैसे फ्लड आया था और काफ़ी नुकसान हुआ, तो कितने लोग वहाँ पर आए, और सभी को हमारे लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठा करके सभी को। बिल्कुल। और वैसे भी हेल्प करते रहते हैं पाकिस्तान के, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी हो, जब भी मुल्क पे कोई क्राइसिस आते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर, हमेशा ही। हम पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, दुआ करते हैं
और बहुत बहस मुबाहिसे होते हैं वहाँ पर, डिबेट्स होती हैं कि किस तरह किया जाए इसको बेहतर। सर लेफ्ट आउट करती है पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे, पाकिस्तान वालों ने उनको तना छोड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू एनी अदर कम्युनिटी, यू नो। एक दफ़ा मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा एनेक्डोट देता हूँ, मेरे साथ एक दफ़ा एक वाक़या हुआ। मैं दुबई में था, मैं वहाँ पे गया हुआ था फैमिली के साथ, और हमारा जो होटल था वहाँ पे आग लग गई। अब वहाँ पे आग लग गई तो होटल में तो काफ़ी नेशनलिटीज़ के लोग रह रहे थे। उनके लिए उन्होंने एक कैंप बनाया और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अपनी यहाँ पे इस कैंप कल आपने आना है। उन्होंने हमें डिस्प्लेस कर दिया, मतलब किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कल यहाँ पे आना है, आपकी एम्बेसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आया होगा और आपने आके तो उससे मिलना है, और वो जो है ना आपका मसला सॉल्व कर देगा, आपको प्रिलिमिनरी पासपोर्ट जारी कर देगा, आप उस पर वापस जा सकते हैं। सारी अगले दिन हम वहाँ पे गए, इंडियन यू नेम इट है, एवरी एम्बेसी वॉज देयर। हर एम्बेसी ने अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे एक छोटी सी डेस्क लगा के भेजा। अब आई वॉज लुकिंग फॉर द पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, तो कुडंट फाइंड हिम एनीवेयर। कि मैंने कहा यार इंडियन आया तो पाकिस्तानी तो आया ही होगा, तो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। एंड आई वॉज द ओनली वन, मतलब या मैं, मेरे साथ एक और बंदा था, जो हम लोग सिर्फ 2 फैमिलीज थे जो उस होटल में रह रहे थे, बाकी और कोई भी नहीं रह रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई लगता है आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। अगले दिन मैं पाकिस्तानी एम्बेसी चला गया जो वहाँ पे है दुबई में। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी एम्बेसी, पहले तो उसके बाहर कोई 200 बंदे की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वर्कर कम्युनिटी वहाँ पे जाती है, तो उनकी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये तो फिर यहाँ पे पाकिस्तानी जो गाड़ी लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी। अंदर एक कर्नल साहब थे, ही वॉज वेरी काइंड, उनकी सिफारिश के साथ मुझे अंदर एंट्री मिल गई। अब मैं अंदर गया हूँ, लिटरली आई डोंट नो कि अब क्या हालात हैं। मैं आपको कम से कम भी कोई 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं, 4 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। मैं एम्बेसी के अंदर गया हूँ, वो बड़ी फेमस रोड है, सबको उसके बारे में पता होगा, मैं उसकी तस्वीर भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर मुझे इत्फाक हुआ वॉशरूम में जाना। सो आई वेंट टू द वॉशरूम के अंदर इतना पानी खड़ा था। ये एम्बेसी की बात हो रही है, ये आपका कॉन्सुलेट या एम्बेसी थी पूरी उस रोड के ऊपर, उसके ऊपर सबकी हैं, इजिप्शियन है, बाकी सारी कंट्रीज़ की हैं। सो आई वेंट इन साइड, मैंने जाके दरवाज़ा बंद किया तो फिर वही पाकिस्तान वाला हिसाब सामने लिखा हुआ था, ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा, उधर देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखा। उन्होंने कहा कि नीचे देखो। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना काम करो और वापस जाओ। ये एम्बेसी में मैंने ये वहाँ पे देखा, और फिर मैं अंदर गया, मेरी कर्नल साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनका कहा सर ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हालात हैं। उन्होंने कहा यार मसला ये है। मैंने कहा गवर्नमेंट करती नहीं है क्या? वो कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम खुद कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान का इसकी वजह से नाम खराब हो रहा है कि हमारी जो अपना जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी व्हाटएवर इट वाज, आई हैव टू सर्च इट, तो जो भी है उसके इतने खराब हालात देख के हमारा नाम खराब हो रहा है, तो हम खुद कर देते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं करने देते क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट में होगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा, और अपनी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो है ना क्या कहते हैं उसको, जो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उसकी वजह से वो काम नहीं हो पा रहा। तो मैं ये सोच रहा था कि यार देखो कि हर काम पाकिस्तान का इस तरीके से रुका हुआ है और किस तरफ हमारा मुल्क चल पड़ा हुआ है। तो वो इस तरह से हम लोग जो है ना, वो खैर मैं वो एक साइड पे निकल गया, तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपने मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट करें। हमने इस तरह से अपने ओवरसीज को तनहा छोड़ा हुआ है, जो इतना बड़ा सरमाया आपके मुल्क के अंदर बेचते हैं, वेदर इट्स अ कॉमन मैन, वेदर इफ इट्स अ वेरी बिग बिजनेसमैन। पाकिस्तान में जो बंदा बाहर जाता है ना, उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि पहले 5 साल वो 70% अपना जो सरमाया है वो पाकिस्तान में भेजता है, यानी वहां पे जाके आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और कमाओ पुत्र वो होता है। यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे का ये होता है ना कि वो यहाँ पे बात मशहूर है कि काम क्या करते हो भाई, वड्डा भरा अमरीका होता है। तो ये बात बड़ी फेमस है यहाँ पे। तो उस जो वड्डा भरा अमरीका होता है उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। तो आप लोग क्या वहां पे लेफ्ट आउट फील करते हैं? बिल्कुल। ये देखें, आपकी बात को बढ़ाते हुए, कुछ अर्सा पहले जब सेल फोन इतना ज़्यादा नहीं था तो हम लोगों को ना कार्ड लेकर फ़ोन करना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे, आपको याद होगा, राइट? तो कार्ड पे हमारा रेट था, फ़र्ज़ करें 25 सेंट पर मिनट। इंडिया का रेट था, ये तो कैनेडियन डॉलर ही है ना जी, तो अब हमारे मुल्क की करेंसी का तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। बिल्कुल ऐसे। और इंडिया का रेट था 5 सेंट और बांग्लादेश का रेट था 10 सेंट। तो हमने ये सियासी लोगों से कहा
कि भाई आपने इतना महंगा क्यों रखा हुआ है ये फ़ोन का चार्जेस। 25 सेंट आप पर मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट बाद की $2.5 घंटा बाद करनी पड़ेगी तो $20 बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। तो ये टू मच है। $20 इज एन अमाउंट फॉर समवन वर्किंग और गोइंग थ्रू ऑल दैट प्रोसेस। यस, ये उस वक्त मतलब अनलिमिटेड व्हाट्सएप वगैरह होते नहीं थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने जो जवाब दिया आपकी बात का, वो जवाब उन्होंने कहा जी ये हमारे रेट्स नहीं है, ये आपकी कंट्री ने हमारे साथ जो रेट तय किए हैं ये वो है। अब आपको जवाब मिल गया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हमारी कंट्री ने जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुझे अच्छी तरह याद है, किसी की भी हो, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके मुआहदे ऐसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह इन्होंने जो गैस और जिसे हम पेट्रोल कहते हैं या डीजल कहते हैं, उससे बिजली बन रही है, इन्होंने इतने इस तरह के मुआहदे किए, के बड़े इस तरह के मतलब दुनिया में सबसे महंगी बिजली है हमारी। बिल्कुल ऐसी है। वो आम आदमी उसका कितना बोझ पड़ रहा है, और अभी इतनी महंगी बिजली है फिर भी ये सब्सिडाइज कर रहे हैं। हाँ। और वहाँ पर मेरा घर का जो बिल है जी, वो कभी मुझे तो नहीं लगा कि $200 से ज़्यादा है। यहाँ के पैसों में भी कन्वर्ट करते हैं। और माशाल्लाह बड़ा घर है और उसके नीचे भी घर है, 4 पोर्शन है उसके, उसमें किराएदार भी रहते हैं, तो सब मिला के $200 नहीं है। अच्छा। अब यहाँ पर तो मुझे लगता है अगर वैसा घर और वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे हो तो मेरा बिल तो कम से कम 2 लाख का आएगा। 2 लाख कम से कम। हाँ, कम से कम 2 लाख, वो भी शायद सर्दियों में। राइट। और इसी तरह जो है वो गैस का बिल $150 आता है, बस इतना आता है सारे घर का। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ऐसी है। जिस चीज़ों पे इन्होंने चीज़ों को लिया है और जिस प्राइस पे ये लोगों को दे रहे हैं, ये तो हमें तो यही सुनने में आता है कि सब्सिडाइज है। हाँ, लेकिन चलो होगा भी सब्सिडाइज, या ये बाकी जो लोग इतना शोर मचाते हैं कि इनकी प्राइस करो, लेकिन आपने मुआहदे क्या किए हैं? ऐसी है। बिल्कुल। आपने बनाया किस तरह है? डेफिनेटली। वो वंस बन गया, वो सारी जिंदगी आपको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आपका इतना बड़ा सरमाया भेज रहे हैं ना, कम से कम उनको वोटिंग का राइट तो देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। अब ये तो कई बार ये तो मुझे लगता है कि इसको तो कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। किसी को जाना चाहिए कोर्ट में और इसको लड़ना चाहिए। डेफिनेटली। हो सकता है मैं ही कभी चला जाऊँ। जरूर जाएं, जरूर जाएं। सीरियसली आपको नस्ल तक मिलेगा। ऑन सीरियस नोट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मुझे आइडिया दिया है, हम सोचते तो हैं इस बारे में, क्योंकि देखें 2 लाख तो कम से कम पाकिस्तानी सिर्फ हमारे इधर ही हैं, कनाडा में। डेफिनेटली। और ओवरऑल देखिए 50 लाख से ज्यादा है। हाँ, और अभी जो हालात क्रिएट हो गए, मेरे ख्याल में जब ये हालात से हम बाहर निकलेंगे तो करोड़ से ज्यादा होंगे। मुझे लगता है 50 लाख से भी ज्यादा है। हाँ, अगर हम पूरी दुनिया में देखें। बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा होंगे। अमेरिका में है, पूरी दुनिया में ही है। हाँ, मिडिल ईस्ट में बहुत है। बिल्कुल। लेकिन वो करते नहीं, करना चाहिए। देखिए उनका राइट है। बिल्कुल, नो डाउट। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये इलेक्शन ना लड़ने का राइट्स दिया हुआ है कि जी आपके पास अगर वहाँ की नेशनलिटी तो है, हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी अपनी नेशनलिटी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे। रूल का मतलब तो लीगली हो गया ना। डेफिनेटली। आप कनाडा में मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मेरे दोस्त ने लड़ा भी है इलेक्शन भी, तो फिर वाई नॉट में अपनी कंट्री में अपना मुल्क राइट नहीं दे रहा। और हम गए क्यों हैं? हम अपनी कंट्री के लिए भी गए, उनको जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो ये राइट होना चाहिए। बिल्कुल। मैं देखना, अगर ये खुद वो अपॉर्चुनिटीज देते तो लोग क्यों बाहर जाते? कौन है जो अपना मुल्क छोड़ के प्रदेश में बैठना चाहता है? डेफिनेटली पीपल गो लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। तो बिल्कुल ठीक है। और आपके साथ तो बात करते करते रात हो जाएगी, लेकिन अभी हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारी दूसरी बैटरी भी ख़त्म होने लगी है। अच्छा, चलें। अगर आपको कंक्लूजन नोट देना चाहते हैं एस्पायरिंग पीपल हु वांट टू गो टू कनाडा, तो उनके लिए ज़रूर दें, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी एक्सपर्टी रखते हैं। नहीं जी, शुक्रिया आपका बहुत। बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जितने भी हमने स्ट्रीम्स की बात की है, आपका जो भी प्रोफाइल है आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें, आप अच्छे से उसको सबमिशन बनाएं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाएं, लोगों की बात में आके जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है कि आप बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स लगा लेते हैं, वो नज़र ही आ रहे होते हैं, वो कैलिबरी की तरह। डेफिनेटली। तो वो नज़र ही आ रहे होते हैं। आप सियासी आदमी हैं वैसे थोड़े से, मैंने आपको देखा। तो वो नज़र ही आ रहे होते हैं, तो फिर उनको 5 साल की पाबंदी लग जाती है। मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं। उस पाबंदी को बेसिकली वो 5 साल की तो सिर्फ नाम की होती है, हटती नहीं है वो।
नहीं हटती। आपके कैरेक्टर पे लगा हुआ होता है वो एक स्टिग्मा। और 5 साल ज़ाया हो गए, पीछे बचा क्या? ये 5 साल के बाद भी नहीं देंगे हाँ, नहीं आपको। देंगे। वो कहेंगे ये तो फ्रॉडी था बंदा। बिल्कुल। जब तक कि आप उसको कोर्ट से क्लियर ना करें, कोर्ट से क्लियर करें, फिर आपको वीजा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बस अच्छे से अपने पेपर वर्क करें, लोगों की बातें में नहीं आए। और जो अफवाहें सारे फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर पे यूट्यूबर्स में, कि फ्री में जाएं, ये सब झूठ है। बिल्कुल ठीक। या ये बड़ा मजाक है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पाकिस्तानी को लोग फ्री में लेकर जाने लगे। नहीं, फ्री में जा सकते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह में भी नहीं, फ्री में जा सकते हैं। देखिए ना, इमिग्रेशन में आपके पॉइंट्स पूरे हो गए, आप फ्री में चले गए। बिल्कुल ठीक। आपको सिर्फ फीस ही हाँ, भरनी है। उस तरह से है। उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। आप जल्दी वापस जा रहे हैं, लेकिन होपफुली अगर ना गए तो तब तक शायद हम एक और पॉडकास्ट भी कर दें। और अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। बस ज़रूर एक्सटेंड करें, हमारी मोहब्बत में एक्सटेंड करें, और इंशाल्लाह आपसे जो है ना मुलाकात रहेगी और एक और पॉडकास्ट की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह।